अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। रामिया, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? तुमने मेरे इत्तमाद, मेरे यकीन और खलूस की धज्जियाँ बिखेर दीं। उसका दिल सुलगती हुई भट्टी की माने जल रहा था। शिद्दत रंजो गम से पूरे जिस्म में जैसे कपकपी सी तारी हो गई। इस वक्त उसके आसाब वायलिन के तारों की तरह खिंचे हुए थे और वो बेदम होकर बमुश्किल अपने वजूद को घसीटती हुई ले जा रही थी। रामिया, प्लीज़ कह दो कि ये सब एक मजाक था। तुम मुझे डरा रही हो ना? ये तुम्हें मजाक नज़र आ रहा है? वो अपनी छोटी सी नाक नखवत से सिकेड़ते हुए बोली। और हाँ, ये काम तुम्हें जल्द ही करना है, वो इतने सर्द और कटीले लहजे में बोली कि कुंदन उसे देखती रह गई। रामिया ने जैसे उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली। नाउ एक्सक्यूज़ मी। रामिया के सुलगते अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे और वो एक मिसमराइज सी कैफियत में चली जा रही थी। रामिया, क्यों किया ऐसा तुमने? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड। उसका दिल चीख चीख कर दुहाइयाँ दे रहा था कि अचानक बिल्कुल करीब टायर चिरचराने की आवाज़ पर वो यकलख्त हवास की दुनिया में लौट आई। उसने हरासा होकर गाड़ी की तरफ देखा। मैडम, अगर आपने खुदकुशी करने का इरादा कर ही लिया है तो फिर आपको मेरी ही गाड़ी नजर आई थी। नौवारिद गाड़ी से मुंह बाहर निकालकर इंतहाई जले भुने अंदाज में गोया हुआ। अजनबी ने गहरी निगाहों से इस लड़की को देखा जिसकी आंखों के डोरे शिद्दत जब्त से सुर्ख हो रहे थे और चेहरा अंदरूनी खलफशार का गुमाज था। उसको ये लड़की बहुत डिस्टर्ब सी लगी। मजीद कुछ कहते कहते वो रुक गया। अचानक कुंदन अपने हवासों में वापस आई। आई एम सॉरी। इंतहाई दिक्कत से वो जुमला मुकम्मल करके हटी ही थी कि इन अल्फाज पर उसके कदम रुक गए। आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी इस इलाके में कन्वेंस मिलना बहुत मुश्किल है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। कुंदन इंतहाई दिक्कतों से इस वक्त अपने आप को संभाले खड़ी थी। उसे एक कदम मजीद चलना भी बहुत दुश्वार लग रहा था। रामिया के जहर में बुझे अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे जिसने उसके जिस्म से सारी तवानाई खींच ली थी। आम दिनों में वो कभी इस अजनबी की ऑफ़र कबूल ना करती, लेकिन इस वक्त उसकी हालत इतनी दगरगूं थी कि बिना कुछ सोचे समझे वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। घर का एड्रेस बताकर वो एक बार फिर गुमसुम सी हो गई। उस अजनबी ने उसे कनखियों से देखा जो इस वक्त एक गैर मरई नुक्ते पर निगाह मरकूज किए बैठी थी। अजनबी को इसकी दिमागी हालत पर शुबा सा हुआ। फिर सर झटक कर ड्राइविंग पर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली। अपना इलाका आता देखकर एकदम उसका सकता छनाके से टूटा था। बस मुझे साइड पर ही उतार दीजिए। अचानक उसे अब्बू का ख्याल आ गया। अगर वो इसे किसी अजनबी की गाड़ी से उतरता हुआ देख लेते तो यकीनन जिंदा दरगोर कर देते। मगर थैंक यू। अजनबी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गाड़ी रुकते ही वो तेजी से दरवाज़ा खोलकर ये जा वो जा। अजीब खबती सी लड़की है, उसने सोचा और फिर सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। नहीं, मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने असूल नहीं तोड़ सकती, अपनी नस्वानियत को दांव पर नहीं लगा सकती। अपनी ही निगाह में गिरकर मैं कैसे जिंदा रह सकूंगी? वो जब से रामिया के घर से आई थी यही बातें सोच सोच कर वो बेअख्तियार रोए जा रही थी। रामिया, तुमने मेरे इत्तमाद के पंछी को बुरी तरह ज़िबा कर डाला। मेरे यकीन को इस कदर बुरी तरह से मस्क कर डाला कि मेरा खुद पर से भी यकीन उठ गया। तुमने दोस्ती जैसे जज्बे को अपने मकसद के लिए कैसे आलूदा कर दिया। ठीक कहते हैं लोग कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर के लोगों से ही करनी चाहिए। पछतावों के नाग उसे आ आकर डसने लगे और वो बेदम सी होकर बिस्तर पर ढह गई। जहन की स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी का पहला दिन बड़ी आबोताब के साथ चमका था। एक्सक्यूज़ मी। वो अपनी हिचकिचाहट और घबराहट पर काबू पाकर धड़कते दिल के साथ एक लड़की से बोली। यस। ब्लैक ट्राउज़र और पिंक शर्ट पहने शहद रंग के शोल्डर कट बालों वाली लड़की ने उसे सर से पैर तक देखा। स्याह चादर के हाले में उसका घबराया सा मासूम चेहरा रामिया को यकदम अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया। क्या आप बता सकती हैं कि प्रीवियस की क्लासें कहाँ हो रही हैं? कुंदन ने थूक निकलते हुए रामिया से इस्तफसार किया। रामिया उसकी घबराहट से महफूज होते हुए बोली। अरे, आप इतना डर डर क्यों क्यों पूछ रही हैं? मैं अना रामिया जहांगीर हूँ, MCS फाइनल ईयर की स्टूडेंट। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। कुंदन को इस लड़की का दोस्ताना अंदाज देखकर
काफ़ी तसल्ली हुई। झट से उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर रामिया का मरमरी हाथ थामा। मैं कुंदन वकार हूँ, वो भी खुशदिली से बोली। फिर रामिया ने उसकी क्लास तक रहनुमाई की। कुंदन जब क्लास लेकर निकली तो सामने ही रामिया अपने ग्रुप के साथ खिलखिलाती हुई नजर आई। कुंदन के साथ सारा भी मौजूद थी। दोनों की बातचीत अभी क्लास में ही हुई थी। रामिया अपने ग्रुप को छोड़कर कुंदन की तरफ बढ़ी। कुंदन ने सारा का रामिया से तारुफ कराया। ओह, तो ये तुम्हारी क्लास फेलो है। और अब दोस्ती भी फौरन हो गई। रामिया बोली तो कुंदन और सारा दोनों मुस्कुराने लगी। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए कुंदन में खासा इत्तेमाद आता गया। रामिया ने उसकी कदम कदम पर मदद की। गो के सारा उसकी क्लास फेलो थी, लेकिन उसकी ज़्यादा दोस्ती रामिया से थी। सारा, रमना और कुंदन सिर्फ 3 लड़कियों का ग्रुप था। रमना सारा की कज़न थी। सारा हर वक्त रमना में मगन रहती और कुंदन रामिया में। दिन ब दिन इनकी दोस्ती मजबूत होती जा रही थी। कुंदन की सारा और रमना से दोस्ती सिर्फ क्लास की हद तक महदूद होकर रह गई थी, जबकि कैंटीन वगैरह वो रामिया के साथ ही जाती थी। रामिया के ग्रुप में भी काफ़ी लड़कियां थीं, लेकिन वो भी कुंदन को खसूसी तवज्जो दिया करती थीं। हेलो गर्ल्स, भाई क्या हो रहा है? जुनेद ने अचानक एंट्री दी। रामिया, जो कुंदन से आजकल के ड्रामों पर बड़े ज़ोर शोर से तबसरा कर रही थी, जुनेद को देखकर चहक कर बोली, ये आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? आखिर कौन से ऐसे चक्कर पाल रखे हैं तुमने कि मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं। जुनेद IBA का स्टूडेंट था, जो काफ़ी हैंडसम और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। रामिया की जुनेद के साथ इन्वॉल्वमेंट कुंदन से छुपी ना हुई थी। वो दोनों की दिलचस्प नोक झोंक खामोशी से सुन रही थी। और मिस कुंदन, आप कैसी हैं? यकदम जुनेद ने बराह रास्त उससे मुखातिब किया तो वो गड़बड़ा गई। जी ठीक हूँ। मुझे इस माहौल में पली बढ़ी थी, वहाँ मर्दों से यूँ फ्री होकर बात नहीं की जाती थी। कुंदन के वालिद खासे मजहबी टाइप के आदमी थे। उसे यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ने की इजाज़त बहुत मुश्किलों से दी थी। यहाँ का माहौल देखकर वो बहुत मोहतात रहा करती थी। लड़कों से तो ज़रूरतन भी बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो उसे मगरूर और ना जाने क्या क्या कहा करते थे। अच्छा रामिया, मैं घर जा रही हूँ, मेरी क्लास ऑफ हो गई है। वो रामिया से कहते हुए घास पर धरी अपनी किताबें समेटते हुए बोली। फिर कुछ याद आने पर वो यकदम बोली, अरे रामिया, हमने पिछले हफ्ते जो मेरी तस्वीरें खींची थीं वो धुलकर आ गई हैं? नहीं, अभी रील बाकी है। तुमने अच्छा याद दिलाया। जुनेद, ज़रा हम दोनों की कुछ तस्वीरें तो खींच दो। रामिया ने झटपट बैग से कैमरा निकालकर जुनेद के हाथ में थमा दिया। रामिया प्लीज़, ये और इतनी तस्वीरें मेरी खींचोगी? कुंदन जिद छोकर बोली, लेकिन रामिया ने उसके एतराज़ की मुतलक परवाह न करते हुए उसका हाथ खींचा और फिर खटाखट जुनेद ने रामिया और कुंदन की कई एक तस्वीरें बना डालीं। वक्त गुजरता गया और सेमेस्टर बिल्कुल नज़दीक आ गए। रामिया का फाइनल सेमेस्टर था। कुंदन रामिया के चले जाने से उदास थी, लेकिन रामिया उसे मुकम्मल यकीन दहानी करवा रही थी कि वो उससे हर रोज़ मिलने आया करेगी। और वाकई उसने अपना कहा सच कर दिखाया। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी वो उससे तकरीबन रोज़ मिलने आती थी। कुंदन और रामिया की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के घरों में भी आती जाती थीं। हालांकि कुंदन के अब्बू सहेलियों के घर कुंदन को भेजने के ख़िलाफ़ थे, लेकिन रामिया के खलूस और मोहब्बत को देखकर वो कुंदन को रामिया के घर जाने से मना नहीं करते थे। इन्हें रामिया पर पूरा भरोसा था। सारा, रमना और दीगर क्लास फेलोज़ इन दोनों की दोस्ती से खूब जेलस हुआ करती थीं, क्योंकि रामिया बहुत बड़े बाप की इकलौती बेटी थी। खूबसूरत और दौलतमंद होने के साथ साथ वो बहुत मगरूर भी थी। किसी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं देती थी, लेकिन ना जाने कुंदन में उसने ऐसी क्या बात देख ली थी कि वो कुंदन की दीवानी हो गई थी। वक्त का पंछी तेज़ी से उड़ता गया और यूं कुंदन का भी मास्टर्स कंप्लीट हो गया। पूरे कैंपस में उसकी 3rd पोजीशन आई थी। कुंदन बहुत खुश थी, लेकिन रामिया तो कुंदन से भी ज़्यादा खुश थी। नाजुक सा सोने का ब्रेसलेट जब रामिया ने कुंदन को दिया तो वो इतना कीमती तोहफा लेने से बिल्कुल इनकारी हो गई। नहीं रामिया, मैं इतना कीमती तोहफा लेने की मुतहम्मल नहीं हूँ। ये सच था। रामिया बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ब्रांड न्यू गाड़ी में आती थी। कुंदन को बहुत कीमती तोहफ़े देने की कोशिश भी करती थी, लेकिन कुंदन को अपनी खुददारी और अपना वक़ार अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। कुंदन ने रामिया को सख्ती से मना कर दिया था कि वो उसके इतने महंगे महंगे तोहफे अफोर्ड नहीं कर सकती, और यहाँ रामिया को कुंदन को यूं चटान बने देखकर उसकी बात मानना पड़ी। जबकि कुंदन रामिया को हमेशा अपनी इस्तात से बढ़कर तोहफे देती थी। देखो कुंदन, मैंने तुम्हारी हमेशा बात मानी है, लेकिन अब की बार तुम्हें यह तोहफा ज़रूर लेना पड़ेगा, वगरना आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। वो रूठेपन से बोली। अम्मी खामोशी से दोनों की नोक झोंक सुन रही थीं। इन्हें भी इतना कीमती तोहफा रामिया से लेना अच्छा नहीं लगा, लेकिन खामोश थीं। प्लीज़ आंटी, आप ही इसे कुछ कहिए। वो नाराज़गी से आलिया बेगम की तरफ मुतवज्जो हुई। रामिया बेटा, कुंदन ठीक कह रही है, ये बहुत कीमती तोहफा है। हम इसे तो इसका मतलब कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती।
वो इनकी बात कता करके बोली, ठीक है कुंदन, मत लो, मैं जा रही हूँ। वो हकीकतन सख्त नाराज़ होकर उठकर जाने लगी। कुंदन ने लाचारी से आलिया बेगम को देखा, फिर नाचार उसे ज़बरदस्ती रोककर वो ब्रेसलेट कबूल कर लिया। थैंक यू कुंदन। वो खुशी से उससे लिपट गई। अम्मी दोनों की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दी। कुंदन, तुमने इतने अच्छे नंबरों से MCS किया है, तुम कहीं जॉब क्यों नहीं करती? हमें तो सब हाथों हाथ लेंगे, लेकिन कहीं और क्यों? वो एकदम कुछ याद आने पर उछल कर बोली, मेरे ताया के ऑफिस में ही जॉब कर लो, बहुत ज़बरदस्त सैलरी मिलेगी। कुंदन रामिया के घर आई हुई थी। ना बाबा, मुझे तो माफ़ रखो, तुम अब्बू को नहीं जानती। इन्होंने यूनिवर्सिटी भी इतनी मुश्किलों से भेजा था और अब जॉब तो इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं मानेंगे। कुंदन ने कतियत से इनकार में ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। अब्बू, तुम तो हथियार उठाने से पहले ही हार मान रही हो। अरे कोशिश क्यों नहीं करती? देखना, तुम्हारे तो ऐश हो जाएंगे। इतना शानदार ऑफिस, अच्छी पोस्ट और हर महीने तुम्हें बड़ी माकूल सैलरी मिलेगी। वो उसे सब्ज़ बाग दिखा रही थी। मेरे अब्बू को मेरी माकूल सैलरी नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें अपनी बेटी के लिए हैंडसम सा दामाद चाहिए। कुंदन ने शोखी से कहते हुए बात उड़ानी चाहिए। उसे रामिया की तबीयत का पता था। किसी बात के अगर पीछे पड़ जाती तो फिर मनवा कर ही दम लेती। कुंदन, ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि मैं भी वहीं जॉब कर लूँ? फिर तो हम दोनों रोज़ मिला ही करेंगे। रामिया को सोते हुए बोली। रामिया की आखिरी बात उसके दिल को लगी। लेकिन रामिया, अब्बू, तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं इन्हें समझा लूँगी। और वाकई पता नहीं रामिया ने क्या मंत्र कुंदन के अब्बू पर पड़कर फूंका कि वो मान गए। वाकई रामिया, तुम तो पूरी जादूगरनी हो। आखिर कौन से ऐसे जादुई अल्फाज इस्तेमाल करती हो कि सब तुम्हारे आगे घुटने टेक देते हैं? कुंदन हंसते हुए बोली तो एकदम रामिया चुप सी हो गई। चेहरे पर एक कर्व सा आकर ठहर गया। कुंदन उसे यूं अचानक चुप होते देख चौंक सी गई। उसकी आंखों में जैसे गुजरे वक्त का कोई अक्स लहरा गया था। रामिया, कुंदन ने उसे पुकारा तो वो जैसे हाल में लौट आई। हाँ, वो हड़बड़ाकर बोली, कहाँ गुम हो गई थी? कहीं भी नहीं, तुम्हारे सामने ही तो हूँ। तो कुंदन मुतमईन सी होकर उसके लिए चाय बनाने कमरे से बाहर चली गई। रामिया फिर किसी गहरी सोच में चली गई, जबकि होंठों के किनारे पर बड़ी पुरइसरार सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। वो बड़े इनेमाक से पांचे चढ़ाने और सहन धोने में मसरूफ थी। मान डोर बेल बजी। कुंदन ने झाड़ू एक तरफ रखकर पांचे नीचे किए और कुर्सी पर पड़ा दुपट्टा ओढ़कर दरवाज़ा खोलने आई। दरवाजे पर रामिया के ड्राइवर को देखकर वो कुछ हैरान सी हो गई। रामिया ने कभी भी अपने ड्राइवर को इस तरह कुंदन के घर नहीं भेजा था। वो खुद ही ड्राइव करके आती थी। अलबत्ता रामिया के घर से उसका ड्राइवर कुंदन को घर छोड़ देता था। अस्सलाम वालेकुम बीबी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कुंदन ने अपनी हैरानी समेटते हुए जवाब दिया। वो अंदर ही अंदर उलझ गई थी। बीबी साहिबा, रामिया बीबी ने आपको बुलाया है। शायद आपके घर का फ़ोन ख़राब है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ रामिया को? उसकी तबीयत का सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गई। पता नहीं जी, आप खुद चलकर देख लीजिए, ड्राइवर ने मोदमाना अंदाज में बोला। तो वो जल्दी से कमरे में आई और गीले कपड़े बदलकर चादर ओढ़कर वो सरहद से बाहर आ गई। अम्मी को बताकर वो फ़ौरन रामिया के घर रवाना हो गई। लेकिन उसके कमरे में दाखिल होते ही उसे 100 वॉट का करंट लगा। रामिया बड़े इत्मीनान से कानों में वॉकमैन लगाए मैगजीन देख रही थी, साथ ही साथ किसी गाने पर सर भी हिला रही थी। रामिया की बच्ची, तुमने तो मेरी आधी जान ही निकाल दी। भला झूठ बोलकर बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? वो जो तमाम रास्ते उसकी बीमारी का सुनकर हौलती रही थी, उसे इत्मीनान से बैठे देखकर वो चीख पड़ी। रामिया ने मुस्कुराते हुए वॉकमैन कानों से हटाते हुए साइड पर रखा और मैगजीन भी दूसरी तरफ उछाल दिया। बोलना पड़ा, वरना तुम तो इतनी आसानी और इतनी जल्दी कभी नहीं आती, और मैं तुम्हारा अब एक पल भी इंतज़ार नहीं कर सकती थी। रामिया का अंदाज काफ़ी बदला बदला सा था, लेकिन कुंदन ने गौर नहीं किया। रामिया की बात को वो उसकी मोहब्बत समझते हुए मुस्कुरा दी। कुंदन, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, और दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त का हर कदम पर साथ दे, उसके आंसू पोंछे, उसके दुख में दुखी हो और उसकी बेइज्जती को अपनी बेइज्जती समझकर उसका इंतकाम ले। कुंदन को रामिया का अंदाज गैर मामूली सा लगा। तुम कहना क्या चाहती हो रामिया? वो उलझ कर बोली। कुंदन की आंखों में तैरती उलझन और तजस्सुस को हलकोरे लेते देखकर रामिया पुर इसरार अंदाज में मुस्कुराई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान लेने का वक्त आ गया है। दोस्ती का इम्तिहान? वो ज़ेरे लब बुड़बड़ा कर रह गई। फिर वो काफ़ी प्यार से रामिया को देखते हुए बोली, रामिया, अगर दोस्ती के लिए तुम्हें मेरी जान भी चाहिए तो वो भी हाजिर है। मुझे तुम्हारी जान लेके क्या करना? रामिया ने इंतहाई बेजारी से बात काट कर कहा। कुंदन कुछ अजीब से एहसासात में घिर कर रामिया को इस्तेफामिया निगाहों से देखने लगी, जो उसे आज काफ़ी बदली बदली और कदरे पुर इसरार सी लगी। यूनो कुंदन, मेरी शादी मेरे कज़न से तय है। क्या? कुंदन के लिए ये इंकिशाफ ही तो था। पहले तो वो काफ़ी हैरान हुई, फिर हैरानी की जगह खुशी और कदरे गुस्से ने ले ली। रामिया की बच्ची, तुम कितनी बेईमान हो।
इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाए रखी, वो कदरे तप कर बोली। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने जुनैद और रामिया की वो मुलाकातें और वो शौक व शरीर फिक्रे याद आ गए, जिन्हें जुनैद के मुंह से सुनकर रामिया झींप जाया करती थी। फिर वो सब क्या था, कुंदन के दिमाग ने सोचा, लेकिन कुंदन को इस वक्त रामिया से जुनैद के बारे में कुछ पूछना मुनासिब ना लगा। अच्छा बताओ कौन है वो, मौसूफ क्या करते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं, तुम्हें तो बहुत पसंद करते होंगे। उसने सर झटकते हुए रामिया पर सवालों की बारिश कर दी। वो मेरे ताया का बेटा है, हाल ही में अपना ऑफिस सेट किया है और काफ़ी हैंडसम भी है, वो इतने सर्दो सपाट लहजे में बोली कि कुंदन बुरी तरह ठटक गई। अपने मंगेतर का जिक्र करते ना उसकी आंखों में कोई जोत जागी, न चेहरे पर कौसे क़ज़ा के रंग बिखरे और ना ही लहजे में कोई तुरंग आई। रामिया क्या तुम इसे पसंद नहीं करती? कुंदन यही समझी कि वो जुनैद की वजह से अपने मंगेतर को शायद पसंद नहीं करती। पसंद? रामिया एकदम हंसती चली गई। ना जाने क्यों कुंदन को रामिया की हंसी से खौफ सा आया। हंसते हंसते उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। फिर अचानक वो यूं चुप हुई जैसे चाबी का खिलौना चाबी ख़त्म हो जाने पर अचानक साकित हो जाता है, या फिर तेज़ी से चलती हुई कोई मशीन बटन बंद करने पर एकदम रुक जाती है। फिर अचानक रामिया ने कुंदन का हाथ पकड़कर दबाया और तड़प कर बोली। इस वक्त उसके लहजे में टूटे हुए कांच जैसी चुभन थी। उसने मुझे ठुकरा दिया कुंदन, उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, उसने मेरी मोहब्बत को अपने पैरों से ठोकर मार दी, उसने मुझ जैसी लड़की को एक बार नहीं कई बार ठुकराया। वो ये शादी महज अपने बाप के दबाव में आकर करने लगा था। अब बोलो कुंदन, आखिर क्या कमी है मुझ में जो उसने मुझे ठुकरा दिया? वो हुसियानी अंदाज में उसे झंझोड़ते हुए बोली। कुंदन रामिया के मुंह से इंतहाई गैर मुतवक्को बात सुनकर एकदम शॉक्ड सी कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई। हमेशा बुलंदो बांग कह के लगाने वाली लड़की का ये बिखरा बिखरा कर्ब में डूबा रूप उसे शॉक कर गया। फिर एकदम उसके दिल में रंजो गम की एक तेज़ लहर उठी, जिसने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। इसकी इतनी प्यारी सहेली का दिल रंजो गम की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था और उसे खबर भी ना थी। वो रामिया का दुख अपने दिल में महसूस कर रही थी। प्लीज़ रामिया, यूं मत रो। क्यों उस शख्स की खातिर तुम अपनी कीमती जान यूं हलकान कर रही हो? वो शख्स यकीनन बहुत बदनसीब होगा जिसने तुम जैसी लड़की को ठुकराया है। वो तुम्हारे लायक नहीं था। तुम देखना रामिया, तुम्हें इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और प्यार करने वाला साथी मिलेगा, जिसके साथ तुम शट अप कुंदन, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कतई ज़रूरत नहीं है। वो जो अपने लफ्ज़ों से रामिया के ज़ख्मी दिल पर मरहम लगाने की सही कर रही थी, रामिया के तीखे नखवत भरे अंदाज पर एकदम चुप सी हो गई। कुंदन, तुम मेरी बेइज्जती का बदला लोगी, तुम मेरा इंतकाम लोगी, तुम भी इसे इसी तरह ठुकराओगी जिस तरह उसने मुझे ठुकराया। अचानक ही रामिया का अंदाज और लहजा दोनों ही बदले थे। आवाज़ में बेबसी की जगह अब सख्ती और शदीद नफ़रत थी और आंखों में रंजो करब की जगह नफ़रत और इंतकाम की चिंगारियां सुलग रही थीं। मैं कैसे? वो तहीर की ज़्यादती से सिर्फ मिनमिना कर रह गई। हाँ, तुम पहले उसे अपनी अदाओं से अपनी तरफ मुतवज्जो करोगी। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे सादा हुस्न से नज़रें चुरा नहीं सकेगा, और फिर जब वो तुम्हारी जुल्फ़ का असीर हो जाएगा तब तुम उसे ठुकरा देना और फिर मैं भी उसे शादी करने से इनकार कर दूंगी। ताया उसे इस जुर्म की सज़ा में अपनी जायदाद से आग कर देंगे और वो बेचारा सड़कों पर आ जाएगा। रामिया को यूं दीवानों की तरह से देखकर और उसका इरादा सुनकर कुंदन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या पागल हो गई हो कुंदन? बिलक उठी रामिया। मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें ठुकराकर बहुत गलत किया, लेकिन तुम यूं इंतकाम के चक्कर में मत पड़ो। तुम देखना, तुम्हें उससे भी अच्छा। शट अप यू स्टूपिड गर्ल। वो हलक के बल धाड़ी सहम कर कुंदन की जुबान फौरन तालू से चिपक कर रह गई। तुम होती कौन हो मुझे मशवरा देने वाली? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? शदीद तैश के आलम में वो ना जाने क्या क्या ओल फोल बकने लगी। मारे सदमे और हैरत के कुंदन जैसे मुजस्समा सी बन गई। इतने रकीक और घटिया अल्फाज उसकी अजीज़ अज़जान दोस्त उसके लिए इस्तेमाल कर रही थी। इंतहाई बेयकीनी से वो उसे देखे जा रही थी। कान साएं साएं कर रहे थे। मुझसे इतने कीमती तोहफ़े वसूल करती रही, मुझसे फ़ायदा उठाती रही, और अब मेरा काम करने से तुम इनकार कैसे कर रही हो? वो हुज़ियानी अंदाज में मुठ्ठियाँ भींचे लाल भभू का चेहरा लिए चिल्ला रही थी। फिर अचानक दूसरे ही लम्हे रामिया ने अपने आप को पुरसकून झील की मानिंद रिलैक्स कर लिया। कुंदन मेरी प्यारी दोस्त, तुम मेरी बेइज्जती का बदला लोगी ना? वो इंतहाई मुलायमत से कहते हुए उसे बुरी तरह खौफजदा कर गई। रामिया को इतनी जल्दी पैंतरा बदलते देखकर वो सख्त मुतहश हो गई। इसे समझने में देर ना लगी कि रामिया ने उसके साथ दोस्ती महज अपने कज़न से इंतकाम लेने के लिए की थी और वो ये काम हरगिज़ भी नहीं कर सकती थी। अचानक उसकी आंखों के सामने रामिया के साथ
गुजरे हुए दिनों की जैसे रील सी चल गई। कितना भरोसा करती थी वो रामिया पर, कितना मान था उसे अपनी दोस्त पर, और कितनी खोखली निकली रामिया की दोस्ती। बिल्कुल इस खोखली दीवार की मानिंद जो बाहर से बज़ाहिर इतनी मजबूत नजर आती है, मगर अंदर से भुरभुरी मट्टी की तरह कच्ची और बोसीदा। नहीं रामिया, वो काफ़ी देर बाद अपने बाजू से उसका हाथ हटाते हुए ठठरते हुए लहजे में बोली और इंतहाई खामोशी से बैग उठाकर डगमगाते कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गई। 1 मिनट ठहरो कुंदन। रामिया की बर्फ की मानिद सर्द और सख्त आवाज़ उभरी। एक मुहिम सी उम्मीद ने कुंदन के पैरों को जैसे पकड़ लिया था। अपनी ये तस्वीरें तो देखती जाओ। कुंदन ने पीछे मुड़कर देखा तो रामिया तस्वीरों का बंडल हाथ में लिए खड़ी थी। तस्वीरें? कुंदन ने मुतअज्जब होकर पूछा। खुद ही देख लो, तुम्हारी शराफत, हया और पाकीज़गी के मुंह बोलते सबूत, वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोली। कुंदन का वजदान किसी बड़ी मुसीबत के आने का इशारा दे रहा था। वो उल्टे कदमों वापस आई और रामिया के हाथ से तस्वीरें लीं, और फिर जो कुछ उसने देखा उसे लगा जैसे सातों आसमां उसके सर पर आ गिरे हों। रगों में दौड़ता गर्म खून जैसे मुंजमद होकर रह गया। आंखों की पुतलियां बिल्कुल साकित हो गईं और आसाब रुई के गालों की मानिद भरकर रह गए। इंतहाई वहशत के आलम में उसने तमाम तस्वीरें देख डाली और हर तस्वीर दूसरी तस्वीर से ज़्यादा उसकी शराफत और पाक दामनी की धज्जियाँ उड़ाती हुई नजर आई। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। उसने हाथों से आंखें मसल मसल कर तस्वीरों को कई बार आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन तस्वीरों का मंजर हुनूस वैसा ही रहा। तुम ही हो कुंदन वकार, जुनैद हमदानी के साथ। रामिया उसकी हालत से महफूज होते हुए इंतहाई मकरूह आवाज़ में बोली। एक बार फिर उसने तस्वीरों को गौर से देखा। एक तस्वीर में वो जुनैद हमदानी का हाथ पकड़े खड़ी है। दूसरी तस्वीर में जुनैद हमदानी उसकी कमर में अपना बाजू हमाइल किए उसे काफ़ी बेबाक निगाहों से देख रहा है। और तीसरी तस्वीर उसके हाथ से लरस कर ज़मीन बोस हो गई। तीसरी तस्वीर में जुनैद ने उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। उफ मेरे खुदा, इतनी बेहुदा और गलीज़ तस्वीरें, वो भी जुनैद हमदानी के साथ। कुंदन के आसाब इस वक्त ऐसे ठटर कर रह गए जैसे किसी ने सख्त सर्दी में बर्फ़ का पिघला हुआ पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया हो। फिर इंतहाई मुतहश होकर वो बदहवासी के आलम में ज़मीन पर पड़ी तस्वीरें उठाने लगी। इन सब तस्वीरों की कापियाँ और नेगेटिव मेरे पास महफूज हैं बाहिफाजत। कुंदन के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। रामिया, ये मेरी तस्वीरें नहीं हैं। मैंने कभी जुनैद से ज़्यादा बात भी नहीं की, और बहुत भोली हो तुम कुंदन। रामिया तो मुस्कुराना अंदाज में हंसते हुए बोली। ये वाकई तुम्हारी तस्वीरें नहीं हैं। इसे याद आया कि इनमें कुछ तस्वीरें तो कुंदन ने रामिया के साथ खिंचवाई थीं और कुछ तस्वीरें रामिया ने उसकी अकेले खींची थीं। ट्रिक फोटोग्राफी है मेरी जान, वो कमीनेपन से बोली। मैं सबको बता दूंगी कि ये तस्वीरें जाली हैं। वो मुतहश होकर बोली। अच्छा, तो तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? तुम कैसे साबित करोगी? और वो जुनैद, ओह वो मेरा बॉयफ्रेंड है, भला वो तुम्हारा साथ क्यों देने लगा? हाँ, अलबत्ता अगर तुम मेरा काम कर दो तो ठीक, वरना ये तमाम तस्वीरें मैं तुम्हारे शरीफ वालिदैन और तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान। रामिया, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि उसके हल्क में खराशें सी पड़ गईं। तुम इतनी घटिया, गलीज़ और करीह ज़हन की मालिक होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके इर्द गिर्द जैसे शोले से जल उठे तो आंखों से जैसे आग निकलने लगी। मारे गुस्से और इश्तियाल के वो कांपने लगी। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे काम के ऊपर। तुम जैसी औरत तो औरत ज़ात के नाम पर धब्बा है, बल्कि तुम्हारे जैसे गंदे जहन के लोग ही इस मुआशरे की खालक हैं। ये सुनकर रामिया से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, वो बात काट कर बोली। अगर तुम ये करने से इनकार करती हो तो ठीक है, अंजाम तुम्हें तो पता ही है। और अगर मेरा साथ कबूल है तो परसों मेरे पास आ जाना, या फिर अपने बाप की मातम की तैयारियां कर लेना। ये सुनकर वो सूखे पत्ते की मानिद लरज़ कर रह गई। रामिया के सफाकाना जुमलों ने उसकी जैसे कुव्वत गोयाई सलब कर ली। नाउ एक्सक्यूज़ मी, तुम जा सकती हो। इस दम उसे लगा जैसे ज़ुबान के साथ साथ उसके हाथ पैर भी कट गए हों। जिस्म ज़रा सी भी जुम्बिश करने से इनकारी था। फिर इंतहाई मुश्किलों से वो भारी भारी कदम उठाकर बाहर आई। इसे ऐसा लगा जैसे वो इज़्ज़त और शराफत और हया का जनाजा खुद अपने कंधों पर उठाए हुए है। सारी हिस्स जैसे मुंजमद होकर रह गई। ए अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं बहुत बड़े जाल में फंस गई हूँ। मुझे आज़ाद करवा दे मेरे मालिक। मुझ गुनाहगार को अपनी पनाह में ले ले, मुझे अपनी रहमत के पर्दे में छुपा ले। वो तड़प तड़प कर सद्दे में गिरी दुआएं मांग रही थी। अगर यह गलाजत मेरे दामन में गिर गई तो मेरा सारा वजूद दागदार हो जाएगा, मेरे जिस्म को कोढ़ लग जाएगा, जिसमें से ताफुन उठेगा, और मैं बेगुनाह होते हुए भी एक इबरत बनकर रह जाऊंगी। मेरे शरीफ माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे, और ये कालक मेरे ख़ानदान की हर लड़की के माथे पर लग जाएगी। मुझे मौत दे दे मेरे अल्लाह,
ابھی اور اسی وقت مجھے زندگی کے پنجرے سے آزاد کر دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ روتے روتے نڈھال سی ہو کر وہیں جائے نماز پر نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ کندن بیٹا، کیا بات ہے؟ کل سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور تمہاری آنکھیں بھی کتنی سوجی ہوئی ہیں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ چہرہ بھی تمہارا بہت سوتا سوتا سا ہو رہا ہے۔ عالیہ بیگم متفکرانہ لہجے میں ملائمت سے بولی۔ کچھ نہیں امی، وہ دراصل کل سے مجھے سخت فلو ہے، اس لیے کھانے پینے کی بھی بالکل رغبت نہیں ہو رہی اور نزلے کی وجہ سے آنکھوں میں سے مسلسل پانی بہہ رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جلدی جلدی صفائیاں دینے لگی۔ اچھا، پھر اپنے ابو کے ساتھ شام کو ڈاکٹر کے یہاں سے دوائی لے آنا، یہ فلو اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتا۔ یہ کہہ کر وہ نماز پڑھنے کے غرض سے وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں تو کندن نے ایک گہری سانس فضا میں خارج کی۔ اگر امی نے ان تصویروں کو دیکھ لیا تو یہ خیال ذہن میں در آتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی امی کے روب میں رہی تھی۔ اس کے والدین دونوں ہی غصے کے تیز تھے۔ امی اس پر اعتماد تو کرتی تھیں، اسے پیار بھی بہت کرتی تھیں، لیکن دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات نہیں تھے۔ حالانکہ عالیہ بیگم نے اس پر کبھی بے جا سختی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی امی کے روب میں رہتی تھی، اور وقار صاحب سے تو وہ باقاعدہ سہمتی تھی، اور رامیا نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ میں رامیا کی بات مان لوں گی، میں اپنی خودداری اور اپنی نسوانیت کو داؤ پر لگا دوں گی، لیکن اپنے ماں باپ اور خاندان کی عزت کو قطعاً داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا رو دی۔ آؤ کندن، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی، رامیا اپنے ناخنوں پر کیوٹیکس لگاتے ہوئے مسکرانہ انداز میں بولی۔ کندن نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر منہ نفرت سے پھیر لیا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ رامیا نے اسے نفرت سے منہ پھیرتے دیکھ کر استہزائیہ انداز میں کہا، مجھے کیا کرنا ہے؟ انتہائی نپے تلے انداز میں استفسار کیا گیا۔ گڈ، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کام کو بہت اچھی طرح سے انجام دو گی۔ تم کل آغا شاہ زین جہانگیر کا آفس جوائن کر رہی ہو، یہ رہا تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر۔ ایک خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ کندن نے وہ لیٹر رامیا کے ہاتھ سے پکڑ کر کھولا۔ اوہ، تو اس نے ساری پلاننگ پہلے سے ہی کر لی تھی۔ کندن نے سوچا، رامیا نے تایا جان سے 1 مہینہ پہلے ہی بات کر لی تھی۔ جن دنوں شاہ زین بزنس کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ گیا ہوا تھا، وہ بڑی چالاکی سے اپنا جال بن رہی تھی، وگرنہ شاہ زین کو یہ پتہ چل جاتا کہ کندن رامیا کی دوست ہے تو ضرور چونک جاتا۔ تم ٹھیک 9 بجے آفس پہنچ جانا۔ وہ یوں سر جھکائے اس کا حکم سن رہی تھی کہ جیسے وہ نہایت ادنا ملازمہ ہو اور رامیا اس کی مالکن۔ اور ہاں، اگر تم نے ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ تم تو اس حد تک جا سکتی ہو جہاں تمام حدیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کندن نے زہر خند انداز میں سوچا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کرنے کی کوشش نہیں، تم یہ کام کرو گی، وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ کندن محض اسے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کر دوں گی، لیکن تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ تمام تصویریں بما نیگیٹو مجھے دو گی اور پھر کبھی بھی دوبارہ میری زندگی میں نہیں آؤ گی۔ وہ اس دھوکہ باز لڑکی سے وعدہ لے رہی تھی جس پر اب اسے 1% بھی یقین نہیں تھا۔ ہاں، وہ سب چیزیں میں تمہارے حوالے کر دوں گی، رامیا آرام سے بولی۔ کندن انتہائی دقت سے اس کے الفاظ پر اپنے یقین کا جامہ پہنانے کی کوشش کرنے لگی۔ سر، باہر کوئی کندن صاحبہ آئی ہیں، یہ لیٹر انہوں نے آپ کے لیے دیا ہے۔ پیون نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ لیٹر تھاما اور اسے کھول کر دیکھا۔ کسی کندن وقار نامی لڑکی کا اپائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ مان اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اسکاٹ لینڈ سے آنے کے بعد پاپا نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کسی لڑکی کو اس کے آفس میں اپوائنٹ کیا ہے، اور جب اس کی نظر اس کی پوسٹ پر پڑی تو وہ بری طرح بھنا کر رہ گیا۔ وہ موصوفہ اس کی سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئی تھیں، جبکہ شاہ زین کو فیمیل سیکرٹری سے چڑ تھی۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا۔ بھجوائیں؟ اس نے کرخدگی سے کہا۔ جی بہتر۔ پیون دروازے سے چلا گیا۔ پاپا، آپ؟ سخت بے بسی کے عالم میں وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ آغا شہباز جہانگیر انتہائی سخت گیر باپ تھے اور اپنے اکلوتے بیٹے شاہ زین کو بھی انہوں نے کافی سختی سے پالا تھا۔ وہ ان کے غصے سے ہمیشہ خائف رہتا تھا۔ اس کی زندگی کے اہم فیصلے بھی وہ خود کرتے تھے، اور ان کے کیے گئے فیصلوں کے آگے سر اٹھانا اس نے گویا سیکھا ہی نہیں تھا۔ سر، میں آ سکتی ہوں؟ نرم سی نسوانی آواز پر وہ جیسے حال میں لوٹ آیا۔ دروازے پر جو نگاہ ڈالی تو شاہ زین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ خود کندن بھی بھنچکا سی دروازے پر کھڑی انتہائی احمقوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو ان محترمہ کو پاپا نے میری سیکرٹری کے طور پر اپوائنٹ کیا ہے، جس کی دماغی حالت پر مجھے پہلے ہی دن سے شبہ ہے۔ وہ اندر ہی اندر دل ملا کر بولا۔ محترمہ، کیا آپ نے ملک الموت کو دیکھ لیا ہے؟ جو دروازے پر ہی جم کر رہ گئی ہیں، کافی جلے بھنے انداز میں کہا گیا، اور وہاں کندن پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔
کتنی حماقت سے وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جی، وہ اچانک سخت کنفیوز ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا جس نے اس دن رامیہ کے گھر سے آتے ہوئے اسے لفٹ دی تھی۔ اف میرے خدا، تو کیا وہی شاہ زین جہانگیر تھا؟ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی اس کے کہنے پر سامنے رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ اپنے ڈاکومنٹس دکھائیں آغا شاہ زین۔ جہانگیر کے چہرے پر اجنبیت اور بیگانگی دیکھ کر اسے اطمینان سا ہوا۔ ڈاکومنٹس دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، نہ جانے کیسے بدحواسی میں ہاتھ پانی سے بھرے گلاس سے جا ٹکرایا جو شاید اس نے پینے کے لیے منگوایا تھا۔ نتیجتاً پورا پانی ٹیبل پر رکھی فائلوں پر جا گرا۔ اوہ نو! سخت کوفت اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس صورتحال سے کندن مزید حواس باختہ ہو گئی۔ شاہ زین نے جلدی جلدی میز پر سے فائل اٹھانا شروع کر دی۔ کندن نے بھی اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شاہ زین کی خرخت آواز پر اس کے ہاتھ جہاں کے تہاں رک گئے۔ بس آپ پہلے اپنی حماقتوں پر قابو پائیے، پھر اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی زحمت کیجیے گا۔ پھر بیل بجا کر پیون کو بلا کر میز صاف کروائی۔ اس تمام وقت میں وہ خجالت و خفت کے آکٹوپس میں بری طرح جکڑی رہی۔ جب پیون چلا گیا تو اس نے گلا کھنکارتے ہوئے بڑی باریک سی آواز میں سوری کہا۔ شاہ زین نے اس پر نگاہ ڈالی۔ پیچ اینڈ وائٹ کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ انگلیاں مروڑتی کافی کنفیوزڈ لگی۔ اف، یہ ڈیڈی نے کہاں پھنسا دیا؟ یقیناً اس لڑکی کی سفارش ان کے کسی گہری دوست نے کی ہوگی، ورنہ وہ خود ہی ایسے لوگوں سے الرجک ہیں۔ لیکن میری ہی گردن کیوں پھنسوا دی؟ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتے ہوئے سوچے جا رہا تھا۔ لائیے اپنے ڈاکومنٹس۔ شاہ زین کے بیزاری عروج پر تھی۔ اب کی بار کندن نے بہت احتیاط سے فائل تھمائی۔ شاہ زین اس کے ڈاکومنٹس دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ آپ کا تعلیمی ریکارڈ تو بہت اچھا ہے، تو پھر آپ سیکٹری کی ہی جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس سوال پر کندن نے ایک بار پھر ہمنکوں کی طرح اسے دیکھا۔ اس بات کا جواب تو رامیہ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولی، ہائے اب میں کیا بولوں؟ وہ پھر سے پریشان ہو گئی۔ محترمہ، یہ آپ بار بار مراقبے میں کیوں چلی جاتی ہیں؟ دیکھیے، مجھے اپنا سٹاف اور سمارٹ اور ایکٹیو چاہیے، اور ابھی تک میں نے ایسی کوئی بات آپ میں نہیں دیکھی۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولا، آپ جہاں مناسب سمجھیں مجھے ایڈجسٹ کر دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کندن اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، شکر، سیکٹری سے تو جان چھوٹی، لیکن ایڈجسٹ کہاں کروں؟ وہ دل میں بولی۔ پھر کچھ سوچ کر انٹرکام پر کسی کو اندر آنے کا کہا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر آیا۔ امتیاز صاحب، یہ کندن وقار ہیں، اس آفس میں ایک نیا اضافہ ہے، یہ آج سے آپ کو اسسٹ کرے گی۔ امتیاز صاحب نے اسے ایک نظر دیکھا۔ آپ جائیں، ان کے ساتھ یہ آپ کو کام سمجھا دیں گے۔ وہ کندن سے مخاطب ہو کر بولا، جی بہتر۔ دونوں کمرے سے نکل گئے تو شاہ زین کو جیسے گہرا سکون محسوس ہوا۔ میں نے تمہیں وہاں شاہ زیب کی سیکٹری بنا کر بھیجا تھا، نہ کہ زیادہ سے زیادہ وقت تم شاہ زین کے ساتھ گزار سکو، مگر تم تو کسی کی اسسٹنٹ بن گئی۔ رامیہ تنک کر بولی، تو میں کیا کرتی؟ وہ تمہارا کزن، وہ خود کہہ رہا تھا کہ اسے کسی سیکٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے روب میں آئے بغیر تڑق کر بولی، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو۔ جب آسمان سے منہ کے بل گرے گا تو تب اسے پتہ چلے گا کہ رامیہ جہانگیر کیا چیز ہے۔ وہ تنفر سے سوچتے ہوئے دل میں بولی۔ پھر کچھ یاد آنے پر بیگ سے موبائل نکال کر کندن کی طرف بڑھایا۔ یہ موبائل رکھو اور مجھے ہر لمحے کی رپورٹ دیتی رہنا، اور یاد رکھنا بس مجھے پتا ہے کہ آگے تم کیا کہو گی۔ وہ خائف ہو کر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، کندن، تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا، آج کل تو وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، وہ دونوں کل ہمارے گھر آئیں گی۔ عالیہ بیگم نے کندن کو بتایا تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ ارے واہ، امی کتنے دنوں بعد وہ ہمارے گھر آ رہی ہیں، بہت مزہ آئے گا، کل میں آفس بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ اتنے دنوں بعد وہ کسی بات پر ایسے خوش ہوئی تھی تو یہ تو اس کی پھپھو کی بیٹی تھی جو شادی ہو کر سعودی عرب چلی گئی تھی۔ سنجیدہ اور پرخلوص سی صوبیہ آپی کندن کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ دوسرے دن اس نے بغیر آفس میں کوئی اطلاعاتی چھٹی کر لی۔ صبح ہی پھپھی اور صوبیہ آپی اپنی 2 سالہ بیٹی نیہا کے ساتھ ان کے گھر آئیں۔ کندن نے کھانے میں بہت پرتکلف اہتمام کیا۔ کھانے کے بعد جب نیہا سو گئی تو صوبیہ آپی نے اس سے بازار جانے کی فرمائش کر دی۔ دونوں سپہر کے وقت شاپنگ کے لیے نکل گئیں۔ رابی سینٹر کی دکانوں سے صوبیہ آپی نے کافی کچھ لے ڈالا۔ زنانہ کپڑوں کی ایک دکان پر دونوں ایک کپڑے پر بارگنگ کر رہی تھیں۔ صوبیہ آپی تھی ہی کافی سنجیدہ، وہ تو بہت کم بول رہی تھیں، لیکن کندن کافی زور و شور سے کپڑے کی قیمت کم کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زیب کاسمیٹکس کی دکان سے کچھ پرفیومز لے کر نکلا تو کچھ جانی پہچانی سی آواز پر اس نے بے ساختہ سامنے نگاہ اٹھائی۔ کندن ابھی تک دکاندار سے بحث میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ صوبیہ آپی اب بیزار ہو کر اسے ٹوکے مار رہی تھیں، لیکن کندن نے تو قیمت کم کروانے کی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ شاہ زین انتہائی متعجب ہو کر کندن کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ کہاں تو آفس میں آواز ہی نہیں نکلتی تھی اور کہاں اتنا بول کر وہ دکاندار کو زج کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھوٹ پڑے۔ بڑی فاتحانہ نگاہوں سے اپنے برابر بیٹھی خاتون کو دیکھا، جبکہ دکاندار منہ لٹکائے سوٹ پیک کر رہا تھا۔ شاہ زین مسکراتا ہوا واپس پلٹ گیا۔
दूसरे दिन वो ऑफिस आई तो उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। अपना काम भी बहुत दिलजमी से किया। ये जॉब उसे भी बहुत पसंद आई थी। कभी कभी तो वो ये भूल जाती थी कि वो किस मकसद के तहत यहाँ भेजी गई है, और जब उसे अपना मकसद याद आता तो उसकी रूह में सन्नाटे उतरने लगते। उसने रामिया से हामी तो भर ली, लेकिन ऐसे लगता कि वो पहाड़ तो अपनी जगह से सिरका सकती है, लेकिन ये काम नहीं कर सकती। इस वक्त भी वो बेबसी और लाचारी की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच जाती। वो नहीं जानती थी कि किस तरह अदाओं के जाल फेंक कर मर्दों को फांसा जाता है, क्या क्या नाजो अंदाज अपनाकर मुखालिफ जिन्स को अपनी तरफ राग़िब किया जा सकता है, और कौन सी बातों से इन्हें अपनी तरफ रिझाया जाता है। वो तो इस मामले में बिल्कुल कोरी थी। उसके अनाड़ीपन को देखकर रामिया को सख्त गुस्सा आया। मुझे लगता है तुम जानबूझकर, ऐसा नहीं है रामिया, मुझे वाकई अदाएं दिखाना नहीं आती, वो रोहानसी होकर बोली। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और जो कुछ उसने बताया वो सुनकर मारे शर्म निदामत के ज़मीन में गड़ गई। उफ, क्या मैं ये सब कर सकूँगी? अपने आप को ऐसे कुएं में उतारना कितना जांगसल है कि जिसके पानी से उसकी हया बह जाए, जिसके गदलेपन से उसकी नस्वानियत की चमक मांद पड़ जाए, और जिसके कड़वे जायके से उसकी रूह कड़वी कसीली हो जाए। इस वक्त वो रामिया और अपने मकसद को भुलाए काम में मुनहमिक थी कि अचानक प्योन ने उसे मसरदा सुनाया कि सर आपको बुला रहे हैं, और फिर उसके साथ ही इसे सब कुछ याद आ गया। ठीक है, मैं आती हूँ। वो धड़कते दिल के साथ शाहजैन के कमरे में दस्तक देकर अंदर आई। बैठिए, वो कोई फाइल देखते हुए इंतहाई सरसरी अंदाज में बोला, तो वो कुर्सी पर टिक गई। मिस कुंदन, कल आप ऑफिस क्यों नहीं आई? कुंदन थोड़ा सा घबराई, लेकिन कल का सोचा हुआ बहाना वो संभल कर बताने लगी। एक्चुअली सर, वो मेरे सर में सख्त दर्द था, तो इसलिए। इतना बोलकर वो खुद ही खामोश हो गई। शाहजैन न्यूज़ फाइल में सर झुकाए हुए था। अच्छा, आपकी कोई जुड़वा बहन भी है? अंदाज वही सरसरी था। जुड़वा बहन? शाहजैन के सवाल पर वो कुछ हैरान सी हो गई। नो सर, मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, वो पुरजोर लहजे में बोली। आर यू श्योर? वो यकदम फाइल से सर उठाकर निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज करते हुए बोला, यस सर, आई एम श्योर। वो इंतहाई यकीन भरे लहजे में बोली, और फिर अगले ही लम्हे खुद ही खफीफ सी हो गई। ये इतनी उठपटांग बातें क्यों कर रहे हैं? कुंदन ने सोचा। अच्छा, तो फिर कल राबी सेंटर में आप ही थी जो इतने शदीद सर दर्द में भी दुकानदार से लड़ झगड़ रही थी? शाहजैन इंतहाई संजीदगी से बोला। अलबत्ता उसकी आंखों में शोखी और शरारत के रंग भरे हुए थे। हाय, क्या इन्होंने मुझे कल देख लिया? ये सोचकर ही कुंदन निदामत के समंदर में डूब गई। खजालत और शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख हो गया। मारे शर्मिंदगी के उससे सर नहीं उठाया गया। शाहजैन ने उसकी हालत को देखकर अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को होंठों के किनारे पर बमुश्किल रोका। सर, आई एम सॉरी, वो रोहानसी होकर बोलती हुई उठ खड़ी हुई, तो शाहजैन ने उसे मजीद सताना मुनासिब नहीं समझा। ओके, आप जा सकती हैं। वो ये सुनकर इतनी तेज़ी से कमरे से गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। उसके जाते ही शाहजैन कहका लगाकर हंस दिया। आओ बरखुरदार, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आगा शहबाज जहांगीर होंठों में पाइप दबाए बड़े खुशगवार मूड में बोले। वो जो थका हारा ऑफिस से आ रहा था और इरादा था कि घर जाते ही वो बेडरूम में जाकर सो जाएगा, लेकिन जैसे ही लाउंज में कदम रखा, सामने सोफे पर बैठी हस्ती को देखकर उसका मुंह कड़वा सा हो गया। उस पर मुस्ताद डैडी के अल्फाज उसको मजीद कड़वा कर गए। ऐसे शीनी लहजे में डूबे अल्फाज वो सिर्फ रामिया की आमद पर ही इस्तेमाल करते थे। हेलो रामिया, अपने नाखुशगवार ख्यालात को पीछे धकेलते हुए वो बज़ाहिर बड़ी खुश अखलाकी से बोला, लेकिन आंखों के पर्दे पर नागवारी की बारीक सी लहर रामिया को साफ महसूस हुई थी। आई एम फाइन, वो शाने उचकाकर बोली। स्किन कलर के ट्राउज़र पर डीप रेड शर्ट पहने वो काफ़ी हसीन लग रही थी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में आया और ब्रीफ केस मारे झुंझलाहट के सोफे पर पटक दिया। फिर बमुश्किल अपने आप को राज़ी करके वो फ्रेश होकर लाउंज में आ गया। शाहजैन, तुम ही समझाओ रामिया को। आज़िम तो अक्सर बाहर ही रहता है, वो वहाँ तन्हा रहती है, आखिर यहाँ क्यों नहीं आ जाती? शहबाज जहांगीर प्यार भरी झंझलाहट से बोले। हाँ रामिया, पापा ठीक कह रहे हैं, तुम यहीं आ जाओ। हालांकि रामिया का घर अगली गली पर ही था। आगा शहबाज जहांगीर और आगा आज़िम जहांगीर दोनों भाई थे। वालिदैन हयात नहीं थे। आगा शहबाज जहांगीर की शादी अपनी कज़न के साथ हुई थी। जब शाहजैन सिर्फ 5 साल का था तो हाजरा बेगम शहबाज जहांगीर को दागे मफारत दे गईं। शाहजैन की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, और इस खौफ से कि उनका बेटा जो उनकी ज़िंदगी का महवर है कहीं ज़्यादा लाड प्यार में बिगड़ ना जाए, वह हद से ज़्यादा ही उस पर सख्ती करने लगे। हालांकि हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है। नतीजतन शाहजैन अपने पापा से खाइफ रहने लगा। आला तालीम के लिए उन्होंने उसे अमेरिका भेज दिया, और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके आया तो उन्होंने एक ऑफिस की चाबी उसे थमाई जो बतौर ख़ास उन्होंने अपने बेटे के लिए ख़रीदा था। उस दिन वो बहुत खुश थे और शाहजैन को गले से लगाकर उसकी पेशानी पर बोसा भी दिया था और कहा था कि शाहजैन बेटा, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना।
उस दिन शाहजैन को वो बिल्कुल रवायती बाप लगे थे। वो ये बात अच्छी तरह जान गया था कि उसके पापा दिल में इससे बेतहाशा मोहब्बत करते थे, बस बाहर से सख्ती और बरहमी का होल चढ़ा रखा है। और उस दिन उसने फैसला किया कि वो कभी भी अपने पापा को मायूस नहीं करेगा। जबकि रामिया आज़म जहांगीर और महरीन की इकलौती बेटी थी। आज़म जहांगीर ने महरीन से लव मैरिज की थी, जो बदकिस्मती से कामयाब ना हो सकी। रामिया जब सिर्फ 1 साल की थी तो महरीन ने आज़म जहांगीर से तलाक ले ली और आज़म जहांगीर ने इस शर्त पर महरीन को तलाक दे दी कि रामिया इनके साथ रहेगी। महरीन ने बखुशी ये शर्त मंजूर कर ली और अपने कज़न से शादी करके न्यूयॉर्क जा बसी। इधर आज़म जहांगीर ने भी बिजनेस टूर के दौरान फ्रांस में किसी मुसलमान औरत से शादी कर ली। वो साल में बमुश्किल 3 माह पाकिस्तान में रहते थे और यूं रामिया की परवरिश आया के हाथों हुई। अलबत्ता आका शहबाज जहांगीर इस बच्ची से बेतहाशा प्यार करते थे। जब वो बहुत छोटी थी और आज़म जहांगीर बैरून मुल्क चले जाते थे तो शहबाज जहांगीर उसे अपने घर में ले आते। इन्हें डर था कि माँ बाप से महरूमी की वजह से उसकी शख्सियत कहीं टूट फूट ना जाए। दोनों माँ बाप अपने अपने बच्चों में मगन होकर उसकी ज़ात को बिल्कुल फरामोश कर बैठे थे। रामिया जब जवान हुई तो इंतहाई ज़िद्दी, हट धर्म और तुनक मिजाज हो गई थी। माँ बाप की महरूमी ने उसकी शख्सियत को बिल्कुल मनफी सांचे में ढाल दिया था। ये इन दिनों की बात थी जब शाहजैन अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान आया। रामिया जो उसकी इकलौती कज़न थी, जिसके साथ उसकी कभी नहीं बनी थी, ना जाने उसकी निगाहें कब बदलीं और वो शाहजैन को चाहने लगी। और एक रात जब उसने शाहजैन के कमरे में आकर इंतहाई बेबाकाना अंदाज में इज़हार मोहब्बत किया तो वो शशदर रह गया। फिर इश्तियाल की लहर ऊद कर आई और उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। रामिया की अना इस अहानत और तौहीन के एहसास से बिलबिलाकर रह गई। उसने एक बार फिर इसे राम करना चाहा, लेकिन शाहजैन बहुत सख्ती से पेश आया। उसकी अना और नस्वानियत को गहरी ठेस पहुंची। वो जख्मी परिंदे की मानित फड़फड़ा कर रह गई। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अल्फाज थे या अंगारे जो उसके अरमानों को जला जला कर राख का ढेर बना गए। देखो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन शादी। रामिया का चेहरा पीला पड़ता देखकर उसकी जुबान को ब्रेक लग गए। उसे हकीकतन बहुत अफसोस हो रहा था ये सब कहते हुए, मगर वो रामिया से शादी नहीं कर सकता था। उसकी आदत व अतवार और उसके मिजाज में और शाहजैन के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आई एम वेरी सॉरी रामिया, तुम्हें मेरे इनकार से तकलीफ़ पहुंची, लेकिन प्लीज़। शाहजैन शहबाज जहांगीर इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि शाहजैन को इनकी आवाज़ की गूंज से दरों दीवार हिलते हुए महसूस हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के ख़िलाफ़ बोलने की? वो इंतहाई तैश के आलम में बोले। फिर रामिया को सीने से लगाते हुए बोले, कान खोल कर सुन लो शाहजैन, मेरी बहू सिर्फ़ और सिर्फ रामिया बनेगी, और अगर तुमने इससे शादी से इनकार किया या फिर किसी और लड़की से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। शाहजैन शहबाज जहांगीर की बात सुनकर हक धक रह गया। चलो रामिया। वो रामिया को अपने जलू में ले गए चले गए और शाहजैन वहीं थक कर काउच पर ढह गया। शहबाज जहांगीर के दबाव में आकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन रामिया के अंदर अलाव जल उठा। कितने ही लड़के उसकी एक निगाह इल्तफात के लिए तड़पते थे और आगा शाहजैन जहांगीर ने कितनी आसानी से इसे ठुकरा दिया था। रामिया तौहीन व तजलील के एहसास से बुरी तरह झुलस रही थी। वो तमाम लतीफ़ जज्बात जो शाहजैन के लिए उसके अंदर पैदा हुए थे वो सब जलकर खाकिस्तर हो गए और अब बाकी बचा था तो सिर्फ इंतकाम। शाहजैन से अपने ठुकराए जाने का इंतकाम। और फिर उसने पूरा प्लान बनाया। कुंदन को यूं घसीटा कि उसे देखकर रामिया की निगाह उस पर ठहर गई। इस प्लान में कुंदन बिल्कुल फिट बैठी थी। और कुछ दिन सुकून से रह लो शाहजैन, बस कुछ ही वक्त की बात है, फिर तुम्हारे चेहरे पर भी इस्तराब होगा। वो डाइनिंग टेबल पर सामने बैठे शाहजैन के इत्मीनान भरे चेहरे को देखकर दिल में नफरत से बोली, जो इस वक्त खाना खाने में मसरूफ़ था, मिस कुंदन, क्या आज मेरी आंखें भींगी हो गई हैं या फिर नाक चिपटी हो गई है जो आप मुझे बार बार देखे जा रही हैं? रामिया की कड़ी हदायत के मुताबिक वो डिक्टेशन लेते हुए शाहजैन पर थोड़ी थोड़ी देर बाद निगाह डाल रही थी। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। उसे सिटपटाने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन इस वक्त वो सचमुच बदहवास सी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाहजैन उसे इस तरह से टोक देगा। अच्छा तो फिर आप अपने काम पर तवज्जो दीजिए। वो डांट कर बोला तो यकदम उसका सर सज्जे में चला गया। शाहजैन की निगाह उसकी सीधी मांग पर टिक सी गई। काफ़ी देर तक वो कुछ ना बोला तो कुंदन ने मुतअज्जब होकर सर उठाकर उसे देखा, जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से उसे देखने में मुनहमिक था। कुंदन को लगा जैसे उसने अपनी आंखों पर पड़ी हया की रिदा उतार फेंकी है और शाहजैन की बुरी आंखों को खुद दावत दी है कि मेरे चेहरे का नज़ारा करो। यकदम उसे अपने आप से घिन आने लगी। सर, मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, मैं बाद में आती हूँ। उसकी आवाज़ पर शाहजैन जैसे होश में आया। वाकई कुंदन का चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद हो रहा था और होंठ कपकपा रहे थे। आर यू ओके?
मिस कुंदन, वो तशवीश भरे लहजे में उसके सामने झुककर पूछ रहा था। यह सर बस जरा चक्कर आ गया, ये कहकर वो उठी ही थी कि यकदम शाहजैन ने उसका हाथ थाम लिया। जैन की इस हरकत पर एक इश्तियाल की लहर अंदर से उठी, लेकिन दूसरे ही पल ये लहर बेबसी में तब्दील हो गई। आप बैठ जाइए। शाहजैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा कुर्सी पर बिठाया, फिर खुद ही नरमी से उसका हाथ छोड़ दिया। अपनी इस बेअख्तियारी की हरकत खुद उसे भी नागवार गुजरी, जबकि कुंदन को यूं लग रहा था जैसे कोई जहरीला बिच्छू उसके हाथ पर रेंग रहा हो। शाहजैन के पुरहरारत मजबूत हाथों का लम्स अभी भी उसके हाथों पर मौजूद था। उस दम उसका दिल शिद्दत से चाहा कि कमरे की छत उस पर आ गिरे और उसका पूरा वजूद निस्सो नाबूद हो जाए। शाहजैन का मंगवाया हुआ जूस पियोन ने उसके सामने रखा तो बमुश्किल वो 2-3 सिप लेकर उठ खड़ी हुई। सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं घर जाना चाहती हूँ, वो धीमे लहजे में बोली। शाहजैन ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। थैंक यू सर। उसके जाने के बाद वो काफ़ी देर तक ग्लास पर सख्त हुए उसके लिपस्टिक के निशान और सामने रखी कुर्सी को देखता रहा, जहाँ से वो अभी थोड़ी देर पहले उठकर गई थी। जैसा मैंने बताया है कल, बिल्कुल वैसा ही करना। अब हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रामिया कुंदन को मज़ीद हदायतें देते हुए बोली। ओके, अब तुम आराम करो। वो बोली तो कुंदन ने मोबाइल ऑफ करके बिस्तर पर पटक दिया। आराम करो, ये लफ्ज़ तो मेरी ज़िंदगी से यूं रूठ गया है जैसे बारिश सहराओं से और रेगिस्तानों से रूठ जाती है और फिर कभी वहाँ का रुख नहीं करती। शायद ये आराम मुझे लहद की ठंडी गोद में ही नसीब हो। वो आज़र्दगी से सोचे गई। अचानक जहन में ख्याल बिजली की मानित कूदा। क्यों ना मैं शाहजैन जहांगीर को इत्तमाद में लेकर रामिया का सारा प्लान बता दूँ। ओह, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। वो अपने आप को सरजनिश करते हुए बोली। मुझे यकीन है शाहजैन मेरी ज़रूर मदद करेगा। वो पिछले 4 महीने से उसके ऑफिस में काम कर रही थी और उसकी शराफत और अच्छी आदत की कायल हो गई थी। यकदम उसका सारा ध्यान शाहजैन की तरफ चला गया। बुरी आंखों में उसे कभी दबीज संजीदगी तो कभी गहरी शोखी नजर आती और कभी कोफ्त और झुंझलाहट की लहरें दिखाई देती। अचानक शऊर के पर्दे पर 2 खुमार आलूद निगाहें उभर आईं, जिनमें एक शौक का जहां आबाद था। वो यकदम सिटपटा गई। उफ, ये मैं क्या फजूल सोचने लगी। मैं कल ही शाहजैन से ज़रूर बात करूंगी। ये फैसला करके वो कुछ मुतमईन सी हो गई। दूसरे दिन उसने रामिया की हदायत के मुताबिक बहुत सुस्ती से काम लिया, जिसके नतीजे में उसे ओवर टाइम लगाना पड़ा। वो चाहती थी कि आज ही वो शाहजैन को तमाम हकीकत बता दे। खिड़की से रात के फैलते अंधेरे को देखकर ना जाने क्यों वो कांप सी गई। कहीं ये मुहीब अंधेरा मेरे नसीब पर छाकर उसे काला न कर दे। ये स्याही का हौलनाक सन्नाटा मेरी रूह में हलूल न कर जाए। कहीं ये तारीकी के साए मेरा गला घोंट कर मुझे तारीकी के ताबूत में दफन न कर दें, ऐसे कि जिसमें सांस तो हो, दिल में धड़कन भी हो, लेकिन कुंदन कुंदन ना हो और वो सिर्फ एक अंधेरी रात बनकर रह जाए। कहीं जिल्लत और रुसवाई की कब्र में दफन ना हो जाए। मिस कुंदन, आप अभी तक घर नहीं गई। शाहजैन अपने कैबिन से निकला तो उसे खिड़की में खड़ा देखकर मुतअज्जब सा हो गया। कुंदन एकदम खौफजदा सी होकर पलटी थी। दरो दीवार पर फैले अंधेरों के साए उसे सख्त मुतहिश कर रहे थे और शायद यही वो लम्हा था जो शाहजैन के ऊपर बहुत भारी पड़ा। शाहजैन कुंदन की हिरनी की मानित खौफजदा आंखों में खोसा गया। दिल ने सरस से, सर दरअसल मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसको पूरा करते करते इतना वक्त लग गया। वो धीमे लहजे में कहती हुई निगाह झुका गई, लेकिन शाहजैन की नज़रों की तपिश इतनी जोर आवर थी कि उसे लगा जैसे वो किसी गर्म शोले के आगे खड़ी है। इस लड़की ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। शाहजैन ने उसे देखकर बेबसी से सोचा, फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। कुंदन ने सरस से बैग उठाया और उसके पीछे चल दी। सारे रास्ते वो इससे बात करने की हिम्मत मुतमा करने लगी और फिर एकदम वो कुछ कहने ही वाली थी कि शाहजैन ने गाड़ी में फैले स्कूत को तोड़ने के गर्ज से कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक टेक तुम्हें देखती हैं, जो बात कहना चाहे जुबान को तुमसे वो कहती हैं। कुंदन बुरी तरह बौखला गई, लेकिन शाहजैन बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। कुंदन सब कुछ भूल भाल कर घर आने की दुआएं करने लगी। आज भी आपको रोड पर उतार दूं या? वो जुमला अधूरा छोड़ गया। कुंदन खफीफ सी हो गई। आज कुंदन ने एक गली पहले गाड़ी रुकवा दी। क्या सोचना होगा शाहजैन को कि मैं अपने वालिदैन की आंखों में धूल झोंक रही हूँ, उसने दुख से सोचा। गाड़ी रुकते ही वो तेजी से उतरी और थैंक यू कहकर बिना पीछे मुड़े तेज से कदम बढ़ाने लगी। शाहजैन इस वक्त तक उसे देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल ना हो गई। फिर गहरी सांस फिजा में खारिज करते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कुंदन ने घर आकर रामिया को बताया हुआ बहाना दोहराया कि रामिया के साथ आते हुए गाड़ी ख़राब हो गई। रामिया के मोबाइल की बैटरी डाउन थी, इसलिए इतला ना कर सकी। फिर भी बेटा, रात होने से पहले घर आ जाया करो। वकार साहब थोड़ी सख्ती से बोले तो उसने सरस बात में हिला दिया। अम्मी अब्बू को ये मालूम नहीं था कि कुंदन के पास भी मोबाइल है। वो कमरे में आई और रामिया को फ़ोन करके मनोअन सारी बात बता दी।
سوائے اس بات کے کہ شاہزین نے گانا بھی لگا دیا تھا۔ ویری گڈ کندن، شکار جال میں پھنسنے کو تیار ہے۔ کندن کلس کر رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے غلاظت کی دلدل پر اس نے اپنا پہلا قدم بڑھا دیا ہے۔ کتنا ناقابل برداشت ہوتا ہے اپنے وجود کو یوں پلیٹ میں سجا کر کسی کے سامنے پیش کرنا۔ شاید موت بھی خوش نصیبوں کو آتی ہے، اس نے دکھ سے سوچا۔ صبح وہ آفس آئی تو امتیاز صاحب نے یہ پسمردہ خبر سنائی کہ آغا شاہزین جہانگیر ایک ہفتے کے لیے سنگاپور گئے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ وہ آج دل میں مصمم ارادہ باندھ کر آئی تھی کہ شاہزین کی تمام سچائی سے آگاہ کر دے گی، لیکن وہ تو ملک سے باہر ہی چلا گیا۔ اس نے ایک ایک دن بڑی بے صبری سے شاہزین کا انتظار کر کر کے گزارا، لیکن وہ پورے 15 دن لگا کر آیا اور آتے ہی اس کی مصروفیات بھی بے تحاشا بڑھ گئیں۔ وہ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہ جاتی اور شاہزین ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے قریب سے گزر جاتا۔ انہی دنوں وقار صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کندن اور عالیہ بیگم سخت پریشان تھیں۔ کندن نے تو رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ اے اللہ، میرے ابو جی کو سلامت رکھنا، انہیں میری زندگی بھی دے دے، میرے واحد صاحبان کو میرے سر سے مت چھیننا، ورنہ میں پتھر کی طرح زمانے کی ٹھوکروں پر آ جاؤں گی۔ کندن، اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو تمہارے رونے سے مامی بھی کتنی پریشان ہو رہی ہیں، تمہیں تو انہیں سمجھانا چاہیے اور تم یوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہو۔ صوبیہ آپی نے اسے سمجھاتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ صوبیہ آپی، ابو ٹھیک تو ہو جائیں گے؟ وہ آنسو ہراس کی کیفیت میں گھر کر صوبیہ سے بالکل بچوں کی طرح پوچھنے لگی۔ تم دعا مانگو گی تو ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ صوبیہ نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ آنسو پونچھتی ہوئی امی کی طرف چل دی، جو اس وقت تسبیح کے دانوں کے ساتھ ساتھ خاموشی سے آنسو بھی گرا رہی تھیں۔ امتیاز صاحب، یہ کندن 2 دن سے آفس کیوں نہیں آ رہی؟ شاہزین اپنی نئی کمپنی کھولنے کے چکر میں آج کل بہت مصروف تھا، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اسے کندن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ سر، کندن صاحبہ کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اوہ، ویری سیڈ، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا۔ پھر اسپتال کا نام پوچھ کر وہ اسی وقت اپنے کیبن سے اٹھ گیا۔ آئی سی یو کے کوریڈور پر ہی وہ سیاہ کپڑوں اور سیاہی چادر اوڑھے نظر آ گئی۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ سخت پریشانی بھی ہویدہ تھی۔ کالے میلے کپڑوں میں وہ کوئی جوگن لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ یکدم چونکی۔ سر، آپ یہاں؟ اس وقت وہ کوریڈور میں اکیلی کھڑی تھی۔ امی آئی سی یو کے اندر تھیں اور پھپھو اندر کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ آئی سی یو میں چونکہ ایک وقت میں صرف ایک آدمی جا سکتا تھا، اس لیے وہ یہاں تنہا کھڑی تھی۔ آپ کے والد صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تو ایک بار پھر اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں آنسوؤں کی طغیانی آنے لگی۔ آنکھوں کے جام سے چند قطرے نکل کر گالوں کو بھگو گئے۔ شاہزین اسے دیکھ کر گمسم سا ہو گیا۔ اسے گمان ہوا کہ جیسے تازہ گلاب کی کلی سے شبنم کے چند قطرے گرے ہوں، حالانکہ وہ اس وقت انتہائی مزمل اور نڈھال تھی۔ سر، دعا کیجیے، وہ اتنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی کہ شاہزین کے دل پر چوٹ سی پڑی اور بے ساختہ اس کا دل چاہا کہ اس کے آرزوں پر پڑے ان شبنم کے قطروں کو اپنی پلکوں سے چن کر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں رکھ لے۔ آپ حوصلے سے کام لیجیے، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو پلیز مجھ سے ضرور کہیے گا، مجھے آپ کے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ شاہزین نرمی سے بولا تو کندن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے دن وقار صاحب کو ہوش آ گیا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ کندن اور عالیہ بیگم نے کتنے ہی شکرانے کے نوافل پڑھے۔ تیسرے دن رامیہ چلی آئی۔ انتہائی کھوکھلے الفاظ میں کندن کے ابو کی طبیعت پوچھی۔ آنٹی، میں آج ہی اسلام آباد سے آئی تو یہ خبر سن کر فوراً ادھر آ گئی۔ کندن اس کی مکاری دیکھ کر بری طرح سلجھ گئی۔ جب رامیہ نے اس سے اپنے کام کی بابت پوچھا تو کندن کا بے ساختہ دل چاہا کہ وہ اس کا خوبصورت چہرہ ناخنوں سے کھسوٹ ڈالے۔ اپنی اس خواہش پر وہ بمشکل قابو پاتے ہوئے بولی، لیکن چہرے سے ناگواری صاف عیاں تھی۔ تم تھوڑے دن کے لیے بھول نہیں سکتی، ابو کی طبیعت خراب ہے، وہ ابھی ابھی خطرے سے باہر آئے ہیں اور دوبارہ بھی خطرے میں جا سکتے ہیں۔ رامیہ صفاقی سے بولی تو کندن کی زبان کو بریک لگ گیا۔ سارا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تمہاری فوٹوگرافس اگر میں نے دکھا دوں تو اس بار آئی سی یو جانے کی بھی نوبت نہ آئے، وہ انتہائی صفاقی سے کہتی ہوئی اسے کوئی صفاق قاتل لگی۔ کندن متوش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ اپنی شہادت کی انگلی اپنی طرف کر کے بولی، تو تم جانتی بھی ہو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ کندن کے دل میں شاہزین کو حقیقت بتانے کا خیال بھگ سے اڑ گیا۔ رامیہ کا جنونی انداز دیکھ کر اسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا اور اپنے جنون اور پاگل پن میں وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ بس رامیہ، مجھے تھوڑا سا وقت اور دو، وہ ملتجیانہ انداز میں بولی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا ڈیڈی؟ وہ جو کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا ملازم کی اطلاع پر شہباز جہانگیر اسے بلا رہے ہیں، وہ ان کے کمرے میں آیا۔ بیٹھو، میں سوچ رہا ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ جی۔ شاہزین اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلا۔ رامیہ کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے اور تمہارا آفس بھی سیٹ ہو گیا ہے، تو پھر نیک کام میں دیر کس بات کی؟ وہ خلاف معمول خوشگوار لہجے میں بولے۔
शाहजहान यकदम बिल्कुल चुप सा हो गया। शादी के नाम पर उसकी आंखों के पर्दे पर बड़ी दिलकशी छवि उभरी थी और दिल के निया खानों से एक आवाज़ आई जो लबों के किनारों पर बेआवाज़ हो गई, कुंदन। फिर जैसे हड़बड़ाकर उसने डैडी की तरफ देखा तो सुकून का गहरा सांस लिया। शहबाज जहांगीर की तमाम तर तवज्जो टीवी पर लगी बिजनेस न्यूज़ की तरफ थी। अचानक ढेरों बेचैनी और बेकरारी की लहरें उसके अंदर उतरती चली गईं। दिल के साहिल पर इज़्तिराब और बेबसी की लहरें ऊद कर आने लगीं। वो मुस्तरब सा उठकर अपने कमरे में चला आया। जहन इधर उधर भटक रहा था। कोई उलझन थी जो रेशम के धागे की तरह उलझती जा रही थी और इस उलझन का सिरा उसके हाथ में नहीं आ रहा था। वो यूं ही उलझा उलझा सा बिस्तर पर सीधा लेटा छत को खाली खाली निगाहों से तकने लगा। फिर अचानक इस उलझन का सिरा उसके हाथ आ गया तो यकदम उसके अंदर ढेरों इत्मीनान फैल गया। वो मसरूर सा होकर सिर्फ एक हस्ती को सोचे जा रहा था जिसका नाम था कुंदन। मौसम सुबह से ही अबर आलूद था। नीलेगू आसमान पर काली घटाएं यूं बिखरी हुई थी जैसे किसी अल्हड़ दोशीज़ा ने मस्त होकर अपनी काली काली जुल्फें खोल दी हों। अब्बू घर आ चुके थे और वो पूरे 15 दिन बाद आज ऑफिस आई थी। खुश रंग फूलों की मअतर खुशबू पूरी फिजा में बिखरी हुई थी। दरख्त की टहनियाँ जिनके बाजू पर सब्ज पत्ते और रंग बिरंगी फूलों के नक्श कुदरत की सनाई का सबूत पेश कर रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से ग्लास डोर से बाहर का जायज़ा ले रही थी। आज ऑफिस में स्टाफ भी बहुत कम आया था। शायद सबका मौसम इंजॉय करने का मूड था। कराची जैसे शहर में ये मौसम बहुत तरसा तरसा कर अपनी सूरत दिखाता। वो भी मगन होकर इस मौसम को एंजॉय कर रही थी कि अचानक आसमान से शफाफ मोतियों की तरह तेज़ी से बूंदें गिरना शुरू हो गईं। बारिश की बूंदें उसके कानों में एक मधुर सा अलाप रही थीं। सुर उसने बेसाख्ता ग्लास डोर खोल दिया तो झूमती झांती ठिठाती शोख बूंदों ने उसके चेहरे को आकर चूमा। वो एकदम मुस्कुरा दी। बारिश का हुस्न कुदरत हसीन निशानियों में से एक है। वो इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आगा शाहजहान जहांगीर उसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ है। माअन उसके नथों से आफ्टर शेव कलोन और कीमती परफ्यूम की खुशबू टकराई तो उसने सरहद से पीछे मुड़कर देखा। शाहजहान और उसके दरमियान सिर्फ 1 इंच का फासला था। कुंदन की जुल्फें बादे सबा की शरारत से शाहजहान के चेहरे से शोखियाँ करने लगीं तो उसने घबराकर अपनी जुल्फों को समेटा। शाहजहान की निगाहों की गिरफ्त में कुंदन का साहिराना नकूश वाला चेहरा था। वो उसकी बोलती निगाहों से बचने के लिए फ़ौरन रुख मोड़कर जाने लगी। कुंदन, वो जो अपनी उथल पुथल सांसों और धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश कर रही थी, उसके यूं मुखातिब करने पर बिल्कुल साकित सी हो गई। इस वक्त लंच टाइम था और इस वक्त कमरे में सवाई इन दोनों के कोई भी नहीं था। कुंदन अंदर ही अंदर खाइफ हो गई। बाहर मौसम के तेवर बहुत जारहाना थे और अंदर शाहजहान के जज्बों में तोयानी आई हुई थी। कुंदन ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली और फिर दूसरे ही लम्हे पलकें गिरा दी। इससे कुंदन को लगा कि अगर उसने अपने कदम सख्ती से ना जमाए तो वो शाहजहान की शोरीदा जज्बों की लहरों में तिनके की तरह बह जाएगी। लेकिन शाहजहान के तेवर, उसके अंदाज उसके पैरों तले ज़मीन खींचने के दर पे थे। कुंदन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जज्बों में डूबा गंभीर लहजा उसकी समाज से टकराया। जी, वो हकलाकर बोली। कुंदन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा मौसम हम हमेशा एक साथ एंजॉय करें? मेरे चलते कदमों के साथ तुम्हारे कदम भी हम कदम हो जाएं और हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो और ये मौसम, ये बहारें, ये खुशियाँ और मोहब्बतें हों। वो जैसे खोया खोया सा बोल रहा था। उफ, कितना जांगसल है किसी को धोखा देना, उसके अरमानों और आरज़ुओं से खिलवाड़ करना, उसे झूठी आस का मोती थमाना। बोलो कुंदन, तुम मेरा साथ दोगी? वो बेहद इश्तियाक व उम्मीद से उसे देखते हुए गोया हुआ और उसने बेसाख्ता इस बात में सर हिलाया था और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। घनेरी पलकों पर अचानक ढेर सारे मोती आ टपके जो शर्मिंदगी और निदामत के मोती थे। अंदर खड़ा शाहजहान उसके इकरार पर झूम उठा था। मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता कुंदन। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के पूल साइड के पुरसकून और रोमानवी माहौल में वो शाहजहान के बिल्कुल सामने बैठी उसकी बात सुन रही थी। वो जानती थी कि शाहजहान उसे क्या बताने वाला है। वो कुंदन, बात यह है कि वो अपनी बात दोबारा जोड़ते हुए बोला, मेरी मंगनी मेरी चचाजाद रामिया से हो चुकी है। वो बिल्कुल ना चौंकी, बस खामोशी से उसे देखे गई। वो ना जाने क्या क्या कह रहा था। कुंदन, मैं पापा से तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगा। अगर उन्होंने मुझे आँख भी कर दिया तो मुझे परवाह नहीं। मैं अपने ज़ोरे बाजू पर यकीन रखता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। वो आंखों में सच्चाई और अज़म के दिए जलाए उसे देख रहा था, लेकिन कुंदन ने किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। शाहजहान समझा कि मंगनी की बात पर वो कुछ डिप्रेस और नाराज़ हो गई है। कुंदन, प्लीज़ तुम फिक्र मत करो। मैं ये कहते कहते जैसे उसने अपना पुरहरारत हाथ टेबल पर धरे उसके नाजुक हाथ पर रखा तो उसने इंतहाई सरत से अपना हाथ पीछे खींचा। वो कुछ हैरान सा हुआ। इस वक्त वो उसे कितनी अजनबी सी लगी। घर चलिए, वो सिर्फ इतना बोली। शाहजहान ठंडी सांस भरकर उसे देखता रह गया। फिर कुछ सोते हुए वो उठ खड़ा हुआ। कुंदन, आई एम सॉरी, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई।
हस्बे मामूल घर से एक गली पहले उसे उतारते हुए वो उसके अजनबी अंदाज पर झुंझलाए हुए लहजे में बोला, शाहजैन, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वो किसी भी जज्बे से आरी लहजे में बोली, कुंदन। ओह थैंक यू स्वीट कुंदन। उसके सर से जैसे पहाड़ सिरक गया था। सुबह वो काफ़ी देर तक बिस्तर पर कसलमंदी से पड़ी रही। आज चूंकि एक एतवार था, लिहाजा उसे ऑफिस भी नहीं जाना था। अभी वो बिस्तर पर ही लेटी थी कि आलिया बेगम बड़े जोशो खरोश के साथ उसके कमरे में आई। कुंदन, शाम को तैयार रहना, ज़रा चाय पर भी खास एहतमाम कर लेना। क्यों अम्मी? वो कुछ उलझ कर बोली, आज तुम्हारे अब्बू के दोस्त अपने बेटे सलमान का रिश्ता तुम्हारे लिए ला रहे हैं। कुंदन के वजूद में सन्नाटे के ये अल्फाज सुनकर थकन और पसमुर्दगी उतर आई। कुंदन, तुमने सलमान को देखा ही है। तुम्हारे अब्बू को उस दिन हॉस्पिटल देखने आया था। कुंदन ने अम्मी के कहने पर दिमाग पर जोर दिया तो उसके जहन के पर्दे पर एक माकूल सा नौजवान का सरापा लहराया। जी अम्मी। वो बस इतना ही कह सकी। बेटा, वो अच्छा लड़का है, बैंक में जॉब करता है, मुझे यकीन है वो तुम्हें खुश रखेगा। आलिया बेगम तो पहले से सब कुछ तय किए बैठी थीं। कुंदन से सिर्फ फर्जी तौर पर पूछ रही थीं। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। अम्मी खुद ही उसकी खामोशी को इकरार का पैरहन पहनाते हुए खुश हुई और उसकी पेशानी चूमकर बाहर चली गईं। शाम को उसकी होने वाली सास और दो शोखसी लड़कियां जो गालबन उसकी नंदे थीं, शुगन के पैसे और मिठाई देकर चली गईं। इस तमाम वक्त में कुंदन के ऊपर बेहिसी की चादर तनी रही। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो इंतहाई खामोशी से दो पुरशोक भूरी आंखें उसके जहन के दरीचे से ढांकी। कुंदन की आंखों से दो मोती लुढ़क कर उसके बालों में खामोशी से जज्ब हो गए। ओह कुंदन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। बरसों से मेरे तन मन में जलती आग ठंडी हो जाएगी। कुंदन ने उसे जब बताया कि शाहजैन ने उसे प्रपोज किया है तो वो मारे खुशी के दीवानी सी हो गई। इस वक्त वो कुंदन को कहीं से नॉर्मल नहीं लग रही थी। मुझे वो तमाम तस्वीरें दे दो और मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दो, वो सख्ती से बोली। रामिया ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। इतनी जल्दी किस बात की है, मिल जाएंगी। ये सुनकर कुंदन यकदम फट पड़ी। देखो रामिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और अब शराफत से तुम वो सब चीज़ें मेरे हवाले कर दो। वो जख्मी शेरनी की मानी धाड़ कर बोली। उसका जब अब बिल्कुल जवाब देने लगा था। कुंदन, अभी तुमने उसे ठुकराया नहीं है। परसों मेरी बर्थडे है, तुम वहाँ आना और मेरे सामने ही ऐसे रौनक से ठुकरा देना उसे। और हाँ, वो जो ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दिया था वो ज़रूर पहन कर आना। अचानक कुंदन को उसका दिया हुआ ब्रेसलेट याद आ गया जो वो उसे वापस करना भूल गई थी। परसों क्यों, तुम अभी ले जाओ। ये कहकर वो अलमारी की जानिब बढ़ी। कुंदन, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। परसों इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाएगा और तमाम तस्वीरें बमा नेगेटिव मैं खुद तुम्हें दे दूंगी। रामिया ने यकीन भरे लहजे में कहा तो कुंदन चुप सी हो गई। रामिया के वसी और इस लॉन में रंगो बू का सैलाब उमड़ आ रहा था। निस्वानी कहके और रंग बिरंगे आंचल 400 दिखाई दे रहे थे। आगा आजम जहांगीर भी आजकल पाकिस्तान आए हुए थे। बावर्दी बेरे इंतहाई मुस्तैदी से मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे। रामिया की बेचैन निगाहें बार बार दाखिली दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। काफ़ी सारे मेहमान आ चुके थे लेकिन कुंदन का दूर दूर तक पता नहीं था। ब्लैक कलर की स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी में उसकी दूधिया रंगत और ज़्यादा चमक रही थी। सुराहीदार गर्दन में जगमगाता हीरों का हार और उसके साथ हीरे के टॉप्स उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। क्या हुआ स्वीट हार्ट, इतने बेचैन और बेकरार क्यों हो? जुनेद उसका बेबाकी से जायज़ा लेते हुए बोला। वो स्टूपिड कुंदन अभी तक नहीं आई और ड्राइवर को गए हुए भी काफ़ी देर हो गई है। रामिया सख्त झुंझलाकर बोली, रिलैक्स स्वीटी, वो ज़रूर आएगी। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा ही था कि सामने से आते शाहजैन को देखकर रुक गया। ऐश ग्रे डिनर सूट में अपनी तमाम तरफ वजाहत समेत वो इसी तरफ आ रहा था। हैप्पी बर्थडे रामिया, वो नरम सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला और हाथ में पकड़ा गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। रामिया ने उसे थैंक यू कहकर अपने हाथ में ले लिया। फिर जुनेद की तरफ घूमी। इनसे मिलो, ये मेरे क्लास फेलो जुनेद हमदानी हैं। और जुनेद, ये इतना कहकर वो कज़न खामोश हो गई। हेलो मिस्टर हमदानी। शाहजैन ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया। शाहजैन, आज मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। रामिया का लहजा खासा पुरइसरार था और आंखों में कोई खास चमक। शाहजैन चौंके बिना न रह सका। फिर शाहजैन को किसी ने आवाज़ दी तो वो एक्सक्यूज करके वहाँ से चला गया। कुंदन अभी तक नहीं आई थी और रामिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। अभी वो अपने मोबाइल पर फ़ोन करने ही वाली थी कि सामने से धीमे कदमों से वो उसे आती हुई दिखाई दी। लेमन कलर के बिल्कुल सादे से सूट में, मेकअप के नाम पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाए, बालों की चोटी बनाए वो बिल्कुल सादा सी लग रही थी। रामिया की निगाहें बेसाख्ता उसकी कलाई पर पड़ी तो एक सुकून का सांस फिजा में खारिज किया। उसका दिया हुआ ब्रेसलेट नाजुक कलाई में अपनी आबोताब दिखा रहा था। वो लपक कर उसके पास आई। एक तो आने में इतनी देर कर दी और आई भी इस हुलिये में हो जैसे किसी का मातम करने आई हो। वो धीमी आवाज़ में फुंकारी, हाँ, मातम करने ही तो आई हूँ, किसी के अरमानों का, उसकी आरज़ुओं, उसकी उम्मीदों का मातम ही तो करने आई हूँ। वो महज सोच कर रह गई। इस वक्त तकरीब अपने अरूज पर थी जब
सब एक दूसरे से खुशगवार बातों में मसरूफ़ थे। शाहज़ैन सोच रहा था कि आज ही वो डैडी को कुंदन के बारे में सब बता देगा, और ये सोचते ही जैसे उसने सर उठाया, मारे हैरत और इस्तेजाब के वो चंद लम्हे जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। रामिया और कुंदन लॉन के निस्बतन सुनसान से कोने में महवे गुफ्तगू थी। ये कुंदन यहाँ कैसे? और वो रामिया के साथ अपनी तहीर पर काबू पाकर उसने सोचा, और वो रामिया की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ था। वो किसी मिडिल क्लास की लड़की से दूरी करना, दोस्ती करना तो दरकिनार, उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। फिर कुंदन के साथ वो क्या कर रही है? वो एकदम मुस्तरब सा हो गया। दिमाग जो उसे इशारा दे रहा था, दिल उसे नज़रअंदाज कर रहा था। उसे वहाँ खड़ा रहना दोबर हो गया। वो तेज़ी से इन दोनों की तरफ लपका। आगे मिस्टर आगा शाहजैन जहांगीर। उसे आते देखकर रामिया इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली। शाहजैन को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इस वक्त कुंदन की पुश्त शाहजैन की तरफ थी। बेसाख्ता उसने पलट कर देखा। एक लम्हे को दोनों की निगाहें टकराईं। शाहजैन की आंखों में कुछ नहीं था, वाहिमे खदशात, बेबसी, खौफ। शाहजैन, इनसे मिलो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड कुंदन वकार, और कुंदन, ये मेरे मंगेतर और कज़न आगा शाहजैन जहांगीर। लेकिन शाहजैन सुन कहाँ रहा था। जहन की सुई लफ्ज़ बेस्ट फ्रेंड पर अटक कर रह गई थी। मुस्तरबाना निगाहों से उसके सरापे पर नज़र डालते हुए अचानक ही उसकी निगाह कुंदन की कलाई में झूलते ब्रेसलेट पर पड़ी। आंखों की पुतली गोया चंद लम्हे को बिल्कुल साकित हो गई। ये वही ब्रेसलेट था जो वो रामिया के लिए अमेरिका से गिफ्ट के तौर पर लाया था। रामिया ने निगाहों ही निगाहों में कुंदन को बोलने का इशारा किया, लेकिन कुंदन स्पाट चेहरा लिए शाहजैन की हैरानी को देख रही थी। कुंदन, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रामिया की फ्रेंड हो? शाहजैन ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बोलने पर आमादा किया। यकदम कुंदन का सत्ता छनाके से टूटा। इसलिए नहीं बताया था मिस्टर आगा शाहजैन जहांगीर कि मुझे अपनी दोस्त की बेइज्जती का तुमसे बदला लेना था। अपनी इज्जत व नामूस की बका और सर पर टिकी खौफ की नंगी तलवार जो उसे चैन नहीं लेने देती थी, उसे हटाने का सोचकर वो बोलती चली गई। तुमने मेरी सहेली को ठुकरा दिया, इससे शादी करने से इनकार करके इसके अरमानों का गला घोंटा। अपनी सहेली की हसरतों के मकबरे पर मैं अपनी मोहब्बत का ताज महल खड़ा कर लूँ, ये नामुमकिन है मिस्टर शाहजैन। मुझे तुम जैसे इंसान से नफरत है जो मेरी दोस्त की मोहब्बत को यूं रौनक से ठुकरा चुका है। कल तुमने रामिया को ठुकराया, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराती हूँ। मैं तुमसे शादी करने से इनकार करती हूँ। तेज तेज बोलते उसका सांस फूल गया, और शाहजैन वो संगी मुजस्समे की मानित बेहिस्सो हरकत उसे एकटक देखे चला गया। नहीं, ये कुंदन वो कुंदन नहीं जो इतनी मासूम सी थी, ज़रा ज़रा सी बात पर घबरा जाने वाली। ये तो सफाकी की मीनार पर बैठी कोई मगरूर और संगदिल लड़की थी जिसने अपनी नोकदार लफ्ज़ों के खंजर से उसके सारे जिस्म को दागदार कर दिया था। और रामिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरम ठंडी फुहार उसके सुलगते बदन को ठंडा कर रही हो। कुंदन से शाहजैन की यह हालत देखी न गई। वो तकरीबन भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन शाहजैन हनूज वैसे ही पोजीशन में खड़ा रहा। रामिया मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, क्यों शाहजैन, कैसा लग रहा है अपनी ज़ात को यूं ठुकराए देखना, अपनी हस्ती की धज्जियाँ उड़ते देखना? और हाँ, एक बात और, मुझे भी तुम जैसे शख्स के साथ शादी करने से इनकार है, क्योंकि मुझे तुमसे भी अच्छा और प्यार करने वाला शख्स मिल गया है। लेकिन अफसोस, अब तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो शाहजैन जहांगीर, तुम उससे प्यार नहीं कर सकोगे। इस वक्त रामिया उससे खून पीती बला की मानित भयानक लग रही थी। ओहो, तो ये रूप था रामिया का। और कुंदन कुंदन का ख्याल आते ही एक दर्द का समंदर उसके अंदर से फूट पड़ा। रामिया, तुमने कुंदन जैसी मासूम लड़की को मेरे खिलाफ किया, क्या क्या भड़काया है? इतनी कंफ्यूज लड़की ने इतनी घटिया हरकत तुम्हारे बहकाने पर की। वो रामिया की तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोला, तो गोया रामिया के अंदर आतिशफिशा फूट पड़ा। मासूम और कंफ्यूज। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुंदन का असल चेहरा दिखाती हूँ। ये कहकर वो उसे अपने बेडरूम में ले आई और वार्डरोब से निकालकर उसे एक लफाफा थमाया। शाहजैन कुछ ना समझते हुए लफाफा खोलने लगा। तस्वीरों पर उसकी पहली निगाह ही पड़ी तो ऐसे लगा जैसे कोई वजनी बॉम्ब उसके सर पर फटा हो। कुंदन और जुनैद हमदानी की काबिले एतराज़ तस्वीरें देखकर उसका दिमाग चकरा गया। तस्वीरें उसके हाथ से छूट गईं। वो चकराते सर को थामते हुए घुटनों के बल कारपेट पर बैठता चला गया। कुंदन से मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। अपने मासूम चेहरे और भोलपन से वो अमीर लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर खूब पैसे बटोर चुकी थी। जुनैद हमदानी को तुम जानते हो। जुनैद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकलौता चश्मो चिराग, जिसके साथ आजकल उसके इश्क के चर्चे हैं। रामिया, वो कानों पर हाथ रखकर ज़ोर से चिल्लाया। उसकी दुगरगू होती हालत देखकर उसे कमीनी सी खुशी महसूस हुई। इससे पहले मालूम था कि शाहजैन इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसी मकसद के तहत उसने कुंदन को ब्रेसलेट पहनकर आने के लिए कहा, ताकि शाहजैन को यकीन हो जाए कि वो दौलत की लालच में सब कुछ कर सकती है। और बाकी रही सही कसर उसने ये तस्वीरें दिखाकर पूरी कर दी थी। शाहजैन की आंखों की स्क्रीन पर बार बार कुंदन के साथ गुजारे हुए पल सामने आ रहे थे। उफ, तो वो सब धोखा था। एकदम वो उठा और तीर की मानी तेजी से बाहर निकल गया।
इसके जाने के बाद रामिया दीवानों की मानिंद हंसी चली गई। मैं कातिल हूँ, एक सफाक कातिल जिसने किसी के दिल का बड़ी बेदर्दी के साथ खून किया है, उसके अरमानों और आरजुओं का गला घोंटा है। मैंने उसको कत्ल कर दिया। कुंदन फूट फूट कर रो रही थी। बार बार जहन के पर्दे पर शाहजैन की आंखें याद आ रही थीं, जिनमें बेयकीनी, दुख, तासुफ, इज़्तिराब क्या कुछ नहीं था। वो शर्मिंदगी और निदामत की उम्मीद गहराइयों में डूबी हुई थी। उसकी रूह जैसे जलती चिता पर लकड़ी भड़ जल रही थी और दिल दर्द का फोड़ा बना हुआ था। मैंने अच्छा नहीं किया शाहजैन, मैं बहुत मजबूर थी, मुझे माफ़ कर दो। क्या मेरे लिए इतनी सज़ा काफ़ी नहीं कि तुम मुझसे हमेशा नफरत करोगे, मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाओगे? आंसुओं की यलगार में ना जाने ये अल्फाज कैसे उसकी ज़ुबान से फिसले थे। वो अचानक बिल्कुल चुप हो गई। तो क्या मैं भी शाहजैन से? और अंदर कोई ज़ोर से चिल्ला रहा था, हाँ हाँ हाँ। वो एक बार फिर बेतहाशा रोने लगी। रोते रोते जब नंढाल हो गई तो यकदम उसे अपनी तस्वीरों का ख्याल आया। उसने फ़ौरन मोबाइल के बटन पुश किए, लेकिन रामिया ने अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ था। वो सख्त झुंझला गई। घड़ी देखी तो रात के 3 बजा रही थी। इस वक्त कहाँ होगा शाहजैन, कैसा होगा? उसकी तमाम सोचें शाहजैन की तरफ पलट गईं। कितना हौलनाक सन्नाटा था इस वक्त साहिल समंदर पर। दूर दूर तक सिर्फ तारीकी ही तारीकी थी। आज अमावस की काली रात थी। अंधेरे की चादर ने हर चीज़ का पूरी तरह से हिजाब किया हुआ था। समंदर की लहरों के मदोजज़र ने एक पुर इसरार सा शोर मचाया हुआ था। दूर दूर तक किसी जी शऊर का गुमान भी नहीं था, लेकिन इस सन्नाटे से कई गुना गहरा सन्नाटा उसकी रूह में उतरा हुआ था। इस अंधेरे से कहीं ज़्यादा मुहीब अंधेरा इसके दिल में मौजूद था, जिसने उसके दिल में मौजूद इसके दिए खुशियों के जुगनू और मोहब्बत की कंदील को यकलख्त बुझा दिया था। कुंदन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो अपने अंदर के अंधेरे और सन्नाटे से घबराकर चिल्ला उठा। स्कूत की फैली चादर को शाहजैन की चीख ने एकदम फाड़ डाला। बोलो कुंदन, बोलो, जवाब दो। वो सिर्फ चंद खनकते सिक्कों की खातिर तुमने मेरी हंसी की धज्जियाँ क्यों उड़ा दी? क्यों कुंदन, क्यों? वो बाकायदा चिल्ला रहा था। बोलते बोलते उसे महसूस हुआ जैसे इसके गालों में नमी उतर आई। उसने इंतहाई तनफुराना अंदाज में अपने गालों को हाथों से रगड़ा। नहीं कुंदन, ऐसी नहीं। तुम्हें इस हरकत का हिसाब देना होगा। तुमने मुझको इंसान से हैवान बनने पर मजबूर कर दिया है। अब तुम मेरी हैवानियत देखना। रोना तो तुम्हें होगा सारी उम्र। ये कहकर उसने आस्तीन से अपनी आंखें रगड़ डाली। अगले दिन रामिया खुद ही कुंदन के घर चली आई और उसे लफाफा दे गई, जिसमें उसके जालसाजी से बनाए हुए कुंदन के फोटोग्राफ वमा नेगेटिव मौजूद थे। ठीक है कुंदन, अब तुम जा सकती हो। कुंदन उसकी बात काटकर रुखे से लहजे में बोली, ओके। वो लापरवाही से शाने उचकाकर बोलती हुई चली गई। उसके जाते ही कुंदन किचन से माचिस लेकर आई और बाथरूम में जाकर तमाम तस्वीरें जला डालीं। जैसे जैसे तस्वीरें जलती जा रही थीं वैसे वैसे कुंदन की रगों पे में शबनम की मानिंद ठंडक उतरती जा रही थी। बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट डर आई। इतने अरसे बाद वो पुरस्कून होकर मुस्कुराई थी। उसे लगा जैसे कोई वजनी पहाड़ उसके सर से सिरक गया हो। फिर किसी का ख्याल आते ही यकलख्त मुस्कुराते होंठ सख्ती से भींच गए। ढेरों उदासी उसके दिल में उतरती चली गई। वो भी बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि उसी दम अम्मी चली आई। कुंदन, कल सलमान के घर वाले मंगनी की तारीख लेने आ रहे हैं, तुम कल ऑफिस की छुट्टी कर लेना। अम्मी, मैंने ऑफिस छोड़ दिया है, वो आहिस्तगी से बोली। आलिया बेगम चौंक गई। क्यों बेटा, यूँ अचानक? बस अम्मी, काम का लोड बहुत ज़्यादा डाल दिया था, कुंदन बेजारी जाहिर करते हुए बोली थी। कोई बात नहीं कुंदन, हम वैसे भी तुम्हारी जॉब के खिलाफ थे, अब घरदारी संभालो, कल को शादी भी होनी है। आलिया बेगम ये कहकर चली गई। कुंदन, तुम्हारा फ़ोन है। वो जो मशीन लगाए कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। अम्मी की आवाज़ पर तेज़ी से चलते हाथ रुक गए। मेरा फ़ोन? भला मुझे कौन फ़ोन कर सकता है? वो उलझती हुई फ़ोन स्टैंड तक आई और हेलो कहने के बाद जो आवाज़ समाज से टकराई, उसका वजूद जैसे जल्जलों की जद में आ गया। मिस कुंदन, आप एक हफ्ते से ऑफिस क्यों नहीं आ रही हैं? आवाज़ हर किस्म के एहसास से आ रही, बिल्कुल स्पाट और करखत थी। जी सर, वो दरअसल मैं। वह हकलाकर खामोश हो गई। कल से आप ऑफिस आना शुरू कर दीजिए। उसने गोया हुक्म सादिर किया। लेकिन सर, मैं ये जॉब छोड़ चुकी हूँ। वो जल्दी से कह गई। ठीक है, फिर अपना रिज़ाइन दे दीजिए, अपने ड्यूज़ क्लियर करवा लीजिए। ये कहकर फ़ोन खटाक से बंद कर दिया गया। कुंदन सुनसी खड़ी रह गई। दोबारा इस ऑफिस में जाने का सोचकर ही उसकी रूह फना होने लगी। लेकिन शाहजैन के हुक्म के मुताबिक रिज़ाइन तो देना ही था। फिर उसने सोचा कि वो कल नहीं बल्कि परसों इस वक्त ऑफिस जाएगी जिस वक्त शाहजैन अमूमन ऑफिस में मौजूद नहीं होता था। फिर सर झटक कर घर की सफाई में जुट गई। आज उसके ससुराल वालों को आना था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी होने वाली नंद का फ़ोन आ गया कि इनके किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया है, लिहाजा आज वो नहीं आ सकते। ये खबर सुनकर कुंदन ना जाने क्यों मुतमईन सी हो गई। वो तकरीबन 2 बजे के करीब डरते डरते ऑफिस आई। ऑफिस का माहौल हस्बे मामूल था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। वो सीधी इम्तियाज़ साहब के पास गई और अपना रेजिग्नेशन लेटर इन्हें थमाया। मिस कुंदन, ये लेटर तो आप सर को दे दीजिए। ये सुनकर उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा। इम्तियाज़ साहब, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, अगर आप प्लीज़। नहीं मिस कुंदन,
रेजिग्नेशन लेटर तो सर कबूल करते हैं। वो कतियत से बोले तो फिर नाचार वो शाहजैन के कमरे की तरफ आ गई। एक बार तो इसे सामना होना ही था, वो दिल ही दिल में बोली। फिर नॉक की आवाज़ पर वो अपने आप को पुरइत्तेमाद जाहिर करते हुए अंदर आ गई। सर, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं अब ये जॉब मज़ीद जारी नहीं रख सकूँगी, वो जल्दी जल्दी बोली। शाहजैन जो किसी फाइल पर झुका हुआ था, उसकी आवाज़ पर चेहरा उठाया जो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल था, कहीं भी गुस्से और इश्तियाल की झलक तक मौजूद नहीं थी। कुंदन के लिए ये बात काफ़ी हैरान कुन थी। बैठिए, आवाज़ भी हर जज्बे से आ रही थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। असलन तो आपको हमें 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। खैर एनीवेज, आप जॉब नहीं करना चाहती तो आपकी मर्ज़ी। अपनी सैलरी इम्तियाज़ साहब से ले लीजिएगा। इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में उसे बोलते देख वो वर्ता हैरत में मुब्तला हो गई। ना कोई शिकवा ना शिकायत, इसने कुछ भी ना पूछा। उसके रवैये पर अचंभे से बाहर आई और सैलरी लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। अभी वो बस स्टॉप पर ही जाकर खड़ी हुई थी कि एक ब्लैक गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। कुंदन तो इस गाड़ी को लाखों में पहचान सकती थी। कुंदन प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन ले। इतना टूटा और शिकस्ता लहजा था शाहजैन का। कुंदन अंदर से बुरी तरह तड़प गई। थोड़ी देर पहले वाले शाहजैन से यकसर मुख्तलिफ, वो उसे काफ़ी बिखरा बिखरा और मुजम्मल सा लगा। कुंदन भी उससे माफ़ी मांगने के ख्याल से गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही शाहजहां ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुंदन, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। वाकई मैंने रामिया को ठुकराकर गलती की। शाहजहां के मुंह से इंतहाई गैर मुतवक्को अल्फाज सुनकर वो अचंभे से उसे देखने लगी। ना जाने क्यों ये जुमला उसके दिल को चोट पहुंचा गया था। वो बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज थी। देख वो खौफजदा सी हो गई। इस पर मुस्ताद अनजान रास्तों पर गाड़ी जाते देख वो मुतहश सी होकर शाहजहां की तरफ पलटी तो गोया उसे लगा जैसे जिस्म से रूह खींच ली गई हो। जिसका चेहरा इस वक्त चट्टानों की तरह सख्त था, लब भींचे सख्ती से हाथ स्टीयरिंग पर जमाए जैसे वो जब्त की इंतहाई बुलंदियों पर था। शाहजैन, ये आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? वो खौफ से तकरीबन चिल्लाकर बोली, मगर जवाब निदारत। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं कूद जाऊंगी, वो रूहानसी होकर बोली। यकदम शाहजैन ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर उसकी कलाई को इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसे गुमान हुआ कि कलाई टूट जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन मुकाबिल तो जैसे पत्थर का हो गया था। बिलाखिर गाड़ी एक अलग थलग से बने कॉटेज पर रुकी जो शहर की हदूद से बाहर बना हुआ था। वो बड़ा फरोख्ता सी हो गई। शाहजहां तेजी से उतरा और कुंदन के दरवाज़ा खोलने से पहले ही गोली की तेजी से उसके दरवाजे पर पहुंच गया। फिर इंतहाई बेदर्दी से उसका हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ कॉटेज के अंदर ले गया और एक कमरे में पड़े काउच पर जाकर पटक दिया। गुलाबी और पर्पल कलर के कंट्रास्ट सूट में जिसका दुपट्टा इस अफरा तफरी में कंधे पर लटक रहा था, इंतहाई हरासा होकर वो उसे देखने लगी। ये क्या हरकत है शाहजहां? बावजूद कोशिश के वो अपने लहजे पर सख्ती ना ला सकी। उसे शाहजहां की सुर्ख आंखों से बेतहाशा खौफ आ रहा था। तो तुम्हारी मंगनी होने वाली है? कोई आग का शोला था या फिर शाहजहां का लहजा वो समझ ना सकी। देखिए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मुझे वाकई आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप यकीन कीजिए, मैं बहुत मजबूर थी। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब मैंने रामिया के कहने पर किया, वगरना मैं ये सब करने पर कतई तैयार नहीं थी। वो जल्दी जल्दी अपनी सफाई पेश करने लगी, लेकिन शाहजहां उसकी बात सुन कर रहा था। वो खून आशाम निगाहों से उसे देख रहा था और जब बोला तो कुंदन को लगा उसकी ज़िंदगी में इस क़यामत से बड़ी और कोई क़यामत नहीं आएगी। तुमने रामिया की दोस्ती और इसके कीमती तहफ़ की खातिर मेरे साथ वक्त गुजारा, मुझे अपनी अदाओं से रिझाया, मुझे ज़हनी सुकून फ़राहम किया, मेरे दिल को तमानियत बख्शी। अब मेरे लिए भी एक काम कर दो। जिस तरह तुमने मुझे रूहानी तस्कीन बख्शी, इसी तरह आज रात मेरे साथ गुजार कर मुझे। शाहजहां, बंद करो अपनी ये बकवास। वो पूरी ताकत से हलक के बल धाड़ी। इतनी गलीज बात सुनकर वो गुस्से से कांप उठी। उसे लगा जैसे खून की जगह अंगारे उसके जिस्म में दौड़ रहे हों। खबरदार, अब जो एक लफ्ज़ भी आगे बोला तो। क्यों ना बोलूं? ऐसी कौन सी गलत बात कह दी मैंने? जवाबन शाहजहां भी चिल्लाकर बोला, वो सुलेमान का बच्चा तुम सारी ज़िंदगी इतनी दौलत नहीं दे सकता जितनी दौलत मैं तुम्हें सिर्फ एक रात के एवज़। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उसकी धमक से कमरे की दरो दीवार गूंज उठे। शाहजहां तहरीर के आलम में उसे देखे गया जिसका चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। फिर वो ज़ख्मी शेरनी की मानिद उस पर झिपटी और उसका गिरेबान पकड़कर बोली, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं एक बार नहीं 1000 बार तुम्हारी दौलत पर लानत भेजती हूँ। मैं बाजार में पड़ी कोई चीज़ नहीं हूँ जिसकी तुम बोली लगा रहे हो। मिस्टर आगा शाहजहां जहांगीर, मैं कुंदन हूँ। कुंदन की तरह शफाफ, पाक और बेदाग। उस पर हुसैनी कैफियत तारी हो गई। शाहजहां के लिए उसका ये रूप बाइस ताज्जुब था। फिर कुछ याद आने पर वो बोला तो यकलख्त कुंदन के हाथ साकित हो गए। जुनेद हमदानी ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया जिस पर तुमने अपनी पाकीज़गी को दांव पर लगा दिया? ये सुनना था कि उसका सारा तनतना धरा का धरा रह गया और वो बेदम सी होकर काउच पर ढह गई। बोलो, जवाब दो कुंदन। उसने तुम्हें ऐसा क्या दिया जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? वो उसके करीब झुककर इंतहाई सफाकी से बोला, रामिया,
یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. تم نے میرے ساتھ پھر سے دھوکہ کیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. اب مرنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. وہ زور زور سے بولتے ہوئے روئے جا رہی تھی. یکدم شاہزین کو لگا کہ وہ کندن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر گیا ہے. کندن ویسی نہیں ہے جیسا رامیا نے اسے دکھایا. ندامت اور پچھتاوے کی شدید احساس نے اسے آن گھیرا. کندن، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو. میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا. پلیز کندن، مجھے معاف کر دو. مجھے پورا یقین ہے کہ میری کندن بالکل کندن کی طرح شفاف ہے، پاک ہے. پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو. شاہزین نے روحان سے انداز میں بولتے ہوئے اس کے پیروں کو چھوا تو کندن کو جیسے کرنٹ سا لگا. اس نے پیر فوراً کھینچ لیے. شاہزین، آپ کو یقین ہے نا کہ میں بالکل شفاف ہوں، میرے دامن میں کوئی غلاظت نہیں ہے؟ کندن نے بے حجاب لہجے میں بولی. ہاں کندن، مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر تم پر یقین ہے. شاہزین ایک جذب سے بولا. تو شاہزین، میرے مرنے کے بعد آپ میرے والدین کو، میرے خاندان والوں کو ضرور بتائیے گا کہ میں بری نہیں تھی، میں بے حیا نہیں تھی، میری پیشانی پر کوئی داغ نہیں ہے. وہ خود فراموشی کی حالت میں بولتی چلی گئی. شاہزین اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا. کندن، پلیز اپنے آپ کو سنبھالو اور مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ رامیا نے کیا کیا تھا. شاہزین نے اس کا حوصلہ باندھتے اسے استفسار کیا تو کندن تھوڑا سنبھلی اور پھر شاہزین کو سب کچھ بتاتی چلی گئی. میرا اندھا اعتماد مجھے لے ڈوبا، میں رامیا کے بچھائے جال میں پھنسی چلی گئی. آپ یقین کیجیے شاہزین، جنید ہمدانی سے کبھی کبھار صرف میری رسمی سی بات چیت ہوتی تھی، اور وہ بریسلٹ بھی رامیا نے میری بہت منت سماجت کر کے دیا تھا، جسے میں نے اس کے کہنے پر اس کی سالگرہ پر پہنا تھا. آپ نہیں جانتے شاہزین، میں ہر روز جیتی تھی اور ہر روز مرتی تھی. کتنی اذیت ہوتی تھی مجھے جب میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اس سے آگے وہ کچھ بول نہ پائی. میں نے آپ کو کئی بار حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن پھر رامیا کا خوف میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کہ اگر اس نے جعلی فوٹوگرافز میرے خاندان والوں کو، میرے والدین کو دکھا دیں تو کیا ہوگا. میں رامیا کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گئی، اور اپنی نسوانیت اور اپنے پندار کو بالائے طاق رکھ کر میں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا. کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ جن آنکھوں سے میں آپ کو رجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ان آنکھوں کو ہی پھوڑ ڈالوں. اور جو ادائیں، کیا وہ ادائیں تھیں؟ شاہزین نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا. وہ احمقانہ اور باولی حرکتیں اور وہ ہمنک پن کے مظاہرے، وہ رجحانہ تھا. مارے صدمے کے شاہزین بے ہوش ہونے کو تھا. کندن تب سی گئی. وہ ہمنک پن نہیں تھا. کندن ضد ہو کر بولی. شاہزین نے بمشکل اپنے ہونٹوں کے کناروں سے امٹتی ہنسی کو روکا. اور جب آپ پرشوق نگاہوں سے دیکھتے تو میرا دل چاہتا کہ فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں. اور کچھ کہتے کہتے وہ اچانک رک گئی. ہاں بولو. اور شاہزین نے حوصلہ دیا اسے. اور کچھ نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی. بھلا یہ سب باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے بولی. شاہزین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب کھل کر ہنسے. اس کی روح جیسے بالکل شانت ہو گئی تھی. اس کا انتخاب غلط نہیں تھا. کندن واقعی کندن کی طرح شفاف اور چمکدار تھی. کوئی داغ، کوئی دھندلا پن نہیں تھا. آپ میرے مرنے کے بعد یہ سب امی ابو کو بتا دیجیے گا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. وہ نگاہیں جھکائے جھکائے بولی. اچھا یہ بتاؤ، وہ تصویریں اور نیگیٹو تم نے جلا دیے تھے؟ شاہزین کو سوچتے ہوئے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. اچھا، فی الحال مرنے کا پروگرام کینسل کرو اور گھر چلو، کافی دیر ہو گئی ہے. نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گی. وہ اٹک گئی. کچھ نہیں ہوگا کندن، رامیا کا انتقام ہر طرح سے پورا ہو گیا ہے، اور اس نے تمام چیزیں تمہارے حوالے بھی کر دی ہیں جسے تم نے تلف کر دیا ہے. لیکن آپ نے کیسے دیکھی؟ وہ متعجب ہو کر پوچھ بیٹھی. سالگرہ والی رات اس نے مجھے وہ فوٹوگرافز دکھائی تھیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب اس کے پاس وہ فوٹوگرافز نہیں ہوں گی، کیونکہ اس طرح وہ پھنس سکتی ہے. اور میں یہ بآسانی ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ تصویریں ٹرک فوٹوگرافی کے ذریعے جعلی بنائی گئی تھیں. یہ سب سن کر وہ یکدم بادل کی مانند ہلکی پھلکی ہو گئی. کاش یہ سب میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی. وہ آزردگی سے بولی. تمہاری بزدلی اور کم ہمتی نے اسے شیئر کر دیا تھا. پھر شاہزین بات سمیٹتے ہوئے بولا. چلو کندن، دیر ہو رہی ہے. تو وہ اٹھ گئی. گاڑی میں ان دونوں کے درمیان خاموشی کا پردہ حائل رہا، یہاں تک کہ گھر قریب آ گیا. وہ پھر بھی کچھ نہیں بولا. کندن منتظر ہی رہی کہ وہ کچھ بولے، مگر وہ ہنوز خاموش تھا. کندن بوجھل دل سے اسے خداحافظ کہہ کر اتر گئی. وہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی، امی کو فون کا ریسیور تھامے بالکل گمسم پایا. کیا ہوا امی؟ آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ دل یکدم بہت سے اندیشوں کی زد میں آ گیا. لیکن عالیہ بیگم ہنوز ویسی ہی پوزیشن میں بیٹھی رہیں. امی کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ اس نے ہراساں ہو کر عالیہ بیگم کا بازو جھنجھوڑا تو اچانک ان کا سکتہ ٹوٹا. آنکھوں میں دکھ اور کرب کی لہریں ہلکورے لے رہی تھیں. مسز عارف کا فون تھا. انہوں نے یہ کہتے کہتے وہ رک گئیں. بولی امی کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں. کندن نے دکھ سے امی کو دیکھا. وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں سمجھ گئی کہ یہ کس کی حرکت ہے. پلیز چپ ہو جائیں امی، شاید سلمان میرا نصیب نہیں تھا. آپ مایوس کی ہوتی ہیں، اس ذات پر بھروسہ کیجیے، وہ یقیناً اس سے بہتر صورت نکالے گا. گو کہ اسے یہ رشتہ ختم ہونے پر رنج نہیں ہوا تھا، لیکن امی کو غمزدہ دیکھ کر اسے شاہزین پر بے تحاشا غصہ آیا تھا.
उसने कहीं पढ़ा था कि औरत अगर इंतकाम लेने पर उतर आए तो वो मर्द से ज़्यादा शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करती है। रामिया ने ऐसा ही किया था। अपने ठुकराए जाने को उसने अपनी अना का मसला बना लिया था। तुम क्यों आए हो? वो लाउंज में बैठा सोच रहा था कि रामिया अंदर दाखिल होते ही उससे बोली। शाहजैन को वो कुछ मुसम्मल और निढाल सी लगी। शाहजैन उसे देखकर उठ खड़ा हुआ और जलता हुआ उसके सामने आन रुका। रामिया, कुंदन की तमाम फोटोग्राफ्स मेरे हवाले कर दो। ओह, तो तुम उसके वकील बनकर आए हो? वो तनफुर से बोली। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बस मुझे कुंदन की तमाम फोटोग्राफ्स दे दो। उसे यकीन था कि रामिया ने कुंदन की सारी फोटोग्राफ्स ज़ाया कर दी होंगी, लेकिन अपने यकीन पर मोहर जब्त करते चला आया था। मैंने तमाम फोटोग्राफ्स उसके हवाले कर दी हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है। रामिया अपने इस गुनाह पर बिल्कुल नादिम नहीं लग रही थी। शाहजैन ने उसे तासुब से देखा। रामिया, तुम जानती हो कि औरत फूल की मानिद होती है, बिल्कुल नर्मो नाजुक और मुअत्तर। जिस तरह फूल टहनी के ऊपर लगा अच्छा लगता है, इसी तरह औरत भी शर्मो हया और नस्वानियत की ऊंचाई पर बैठी नाकाबिले तस्खीर नजर आती है। लेकिन जब ये फूल शाख से टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है तो फिर वो इंतहाई पस्तियों में चला जाता है। फिर वो फूल नहीं रहता, महज कीचड़ का ढेर बनकर रह जाता है। ये कहकर वो रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया और रामिया बिल्कुल साकित तो जामद रह गई। वो कितनी ही देर यूं ही साकित तो जामद बैठी रह गई, जिसने गोया हरकत करने से इनकार कर दिया। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि रामिया ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। अभी शाहजैन ने फ़ोन पर जो उसे इत्तला दी थी वो इंतहाई नाकाबिले यकीन थी। अचानक ढेर सारे आंसू उसकी आंखों में जमा हो गए। वो ना चाहते हुए भी रोए चली गई। कुंदन, क्या हुआ? अम्मी उसे यूं रोता देखकर अजहद परेशान हो गई। अम्मी, वो रामिया ने। इससे आगे इससे कुछ बोला नहीं गया। आंसुओं का गोला हलक में फंस गया। क्या हुआ रामिया को? अम्मी ने दहल कर पूछा। अम्मी, रामिया ने खुदकुशी कर ली। उसने अपने हाथ की नस, इतना कहकर वो फिर रोने लगी। क्या? तहीर की ज्यादती से आलिया बेगम की आंखें फटी की फटी रह गईं। इनकी आंखों के पर्दे में हंसती खिलखिलाती कहके लगाती रामिया चली आई। इन्हें भी सख्त सदमा हुआ था। वो अम्मी के साथ रामिया के घर पहुंची तो उसका जनाजा तैयार था। इतनी ज्यादतियां करने के बावजूद भी कुंदन का हसास दिल उसकी जमा मर्गी पर नोहे कना था। रामिया के डैडी शिद्दत गम से निढाल थे, जिन्हें शहबाज जहांगीर और शाहजैन संभाले हुए थे। रामिया को दफनाकर ये लोग आए तो कुंदन और अम्मी जाने को तैयार थीं। कुंदन, रामिया की एक अमानत मेरे पास है जो उसने मुझे तुम्हें देने के लिए दी थी। अम्मी बाहर निकल चुकी थीं। दाखिली दरवाजे पर खड़े होकर उसने इसे सहफामिया निगाहों से देखा। 1 मिनट, ये कहकर वो पलटा और कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में कोई लिफाफा था। ये रामिया ने मुझे कल शाम आकर दिया था। उसने उलटते हुए वो लिफाफा थाम लिया। घर आते ही उसने कमरे में जाकर लिफाफा खोला, जिसके अंदर उसके नाम का एक खत था जो रामिया ने लिखा था। प्यारी कुंदन, मुझे पता है जिस वक्त तुम ये खत पढ़ रही होगी मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। कुंदन, इस दुनिया ने मुझे हर कदम पर ठुकराया। पहले माँ ने ठुकराया, फिर पापा ने, और तो और शाहजैन ने भी मुझे ठुकराया। लेकिन आज मैं इस दुनिया को ठोकर मारकर जा रही हूँ। मैं आज अपनी इस ज़िंदगी को ठुकरा कर जा रही हूँ। कुंदन, शाहजैन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि औरत फूल की तरह ऊंचाई में बैठी ही अच्छी लगती है, और मैं वो फूल थी जो इंतकाम के जुनून में शाख से टूटकर इतना नीचे गिर गई कि फिर गलाजत की अथाह गहराइयों में डूब गई। इस फूल की किसी ने टूटने से नहीं बचाया, और अगर ये फूल टूट भी गया तो फिर किसी ने इसे अपने कॉलर में नहीं लगाया। ये फूल शोला बन गया, ऐसा शोला कुंदन कि जिसने खुद को ही तबाह बर्बाद कर लिया। हाँ कुंदन, वो जुनेद हमदानी, उसने भी इस टूटे फूल को नहीं संभाला, बल्कि उसे रेजा रेजा कर दिया। आज वो भी मुझे ठुकरा कर हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। कुंदन, जैसे उसके वालिदैन ने और दुनिया वालों ने ठुकरा दिया हो तो उसे फिर जिंदा रहने का क्या हक? मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देना। शायद मेरी बेकरार रूह को थोड़ा सा चैन आ जाए। बदनसीब रामिया। और ख़त पढ़ते ही कुंदन का पूरा चेहरा आंसुओं से अट गया। उसने ऐसा क्यों किया शाहजैन? शहबाज जहांगीर आजर्दगी से गोया हुए। इन्हें रामिया की मौत का शदीद दुख था। वो उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह चाहते थे। वो जानते थे कि रामिया के अंदर कितनी ही महरूमियों ने घर कर लिया है, और ये महरूमियाँ कहीं उसके वजूद को तोड़ फोड़ कर ना रख दें, इसलिए अपनी मोहब्बत और शफकत से वो उसकी महरूमियों का अजाला करना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम रहे। शाहजहान, मुझे अच्छी तरह याद है जब वो बहुत छोटी थी तो आज़म के पाकिस्तान आने पर अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उसके काम किया करती थी। उसे प्यार करती, लेकिन उस बदनसीब को बाप की भी शफकत ना मिली। दोनों अपनी अपनी दुनिया में यूं गुम हुए कि इन्हें रामिया का वजूद याद भी नहीं रहा। वो इंतहाई दुख से बोले, डैडी, अब जो हो गया इसे हम बदल तो नहीं सकते, बस तकदीर के लिखे पर सिर्फ सब्र कर सकते हैं। आप अपने आप को संभालिए डैडी। शाहजहान इनके हाथ थामते हुए इंतहाई मोहब्बत से बोला तो उन्होंने शाहजहान के चेहरे की तरफ बगौर देखा। कितना दूर कर दिया था मैंने अपने बेटे को अपने आप से। बेजा सख्ती और गुस्सा भी औलाद को बागी कर देता है। लेकिन शाहजहान वो मोहब्बत से बेटे को देखते हुए सोचने लगे, अगर उसने मेरे गुस्से और सख्ती से खाइफ होकर कहीं नहीं नहीं वो आगे कुछ सोच ना सके। शाहजहान इनके चेहरे पर फैले इस तरह को बगौर देख रहा था। डैडी, अब आप आराम कीजिए। शाहजहान की आवाज़ ने इनकी महवियत को तोड़ा।
तो बेसाख्ता उन्होंने अपने बेटे की कुशादा पेशानी को चूम लिया और असबात में सर हिलाते बिस्तर पर दराज हो गए। शाहजैन शाहबाज जहांगीर का पुरशफ़क़त और मोहब्बत भरा अंदाज देखकर खिल गया। वो इसे आज इंतहाई नरम खू और बेतहाशा प्यार करने वाले बाप नजर आए थे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त अपने घर के स्टॉप पर आ जाओ। इंतहाई तहकम भरा लहजा उसकी समाज से टकराया। कुंदन बुरी तरह तिलमिलाकर रह गई। मुझे आपसे मिलने का कतन शौक नहीं है, वो तनक कर बोली। देखो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे घर आ रहा हूँ। माउथ पीस से शाहजैन की झुंझलाई आवाज़ उभरी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कमज़ोर से लहजे में बोली, हालांकि अंदर से वो बुरी तरह सुलग रही थी, यही समझ लो। दूसरी तरफ से इत्मीनान ही इत्मीनान था। देखिए, मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं ठीक है, तो फिर मैं ही आ जाता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन रखने ही वाला था कि कुंदन चीख उठी। अच्छा, 1 मिनट ठहरिए, मैं आती हूँ, वो दांत पीस कर बोली। दूसरी जानिब इंतहाई जानदार कहका उभरा और वो मजीद सुलग गई। अम्मी से मार्केट जाने का बहाना करके वो जूही घर के स्टॉप की तरफ आई। ब्लैक कलर की गाड़ी उसकी मुंतज़िर थी। आज मौसूफ की तबीयत दुरुस्त ना कर दी तो मेरा नाम भी कुंदन वकार नहीं। वो तनतनाती हुई गाड़ी तक आई और इंतहाई जारहाना अंदाज में कार का दरवाज़ा खोलकर धप से बैठ गई। शाहजैन बड़ी दिलकश मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। ये समझ रहे हैं कि मैं पहले की तरह इनसे डरी सहमी रहूंगी और हर बात मानती रहूंगी। अब मुझे कोई अपने इशारों पर नचा नहीं सकता। वो अंदर ही अंदर पेचोताप खाते हुए सोचे गई। गाड़ी झटके से रुकी तो उसकी सोचों का इर्तिकास छनाके से जैसे टूटा। गाड़ी किसी रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट पर खड़ी थी, जिसे देखकर उसका गुस्सा नुक्ता अरूज पर पहुंच गया। मैं नहीं उतरूंगी, उसके इशारा करने पर वह धर्मी से बोली। देखिए, मैं मजबूर थी आपके साथ यहाँ आने पर, लेकिन अब मैं हरगिज़ बेबस नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है? फिर मेरे घर चलते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला तो कुंदन उसकी ढिठाई पर सुलग ही पड़ी। फिर अगले ही लम्हे उसने गुस्सा बेबसी में ढल गया तो एकदम उसे ढेरों रोना आ गया। वो बाकायदा रोने लगी। शाहजहान इस अफताब पर बुरी तरह घबरा गया। कुंदन प्लीज़ चुप हो जाओ। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जा रहा, ओके? प्लीज़ अब खामोश हो जाओ, वो नरमी से बोला तो यकदम वो चुप हो गई। कुंदन, मुझे वाकई तुमसे ज़रूरी बातें करनी हैं, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। उस दिन भी ये कहकर आप धोखे से ले गए थे, वो तड़क कर बोली। ये भी नहीं जानना चाहोगी कि मैंने तुम्हारा रिश्ता क्यों तोड़वाया? उसकी संजीदा सी आवाज़ उभरी तो बेसाख्ता कुंदन ने उसे देखा। शाहजहान ने उसके यकीन पर मोहर जब्त कर दी थी। ये बात वो वाकई जानना चाहती थी, सो खामोश बैठी रही। गाड़ी किसी साइड पर रुकी तो वो चुपचाप उसके पीछे गाड़ी से उतर आई। साहिल समंदर पर हस्बे मामूल काफ़ी चहल पहल थी। वो चुपचाप उसके साथ गीली रेत पर चलती हुई कदरे सुनसान सी जगह पर आ गई। अब बताइए, मेरा रिश्ता क्यों तोड़ा? कुंदन ने इस्तफसार किया। शाहजहान ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आसमानी कलर के शलवार सूट में शफाफ चेहरे पर छोटी सी निकली लटें बार बार शोखियाँ कर रही थीं। सूरज की नारंगी शुआओं का अक्स उसके चेहरे पर पड़कर उसे सोने की मानित दमका रहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कुंदन। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे बिना सोचे समझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन यकीन करो कुंदन, वो सब मैंने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा और किया था, वगरना मैं ऐसा अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। आई एम सॉरी, वो नितामत से चूर लहजे में बोला। शाहजहान, मुझे भी आपसे माफ़ी मांगनी है, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर मैं जानता हूँ। वो कुंदन की बात कता करते हुए बोला। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शाहजहान नरमी से बोला। मान उसके जहन में कोई ख्याल आया, आपने मेरा रिश्ता क्यों तोड़ा? माफ़ी मांगते मांगते अचानक वो पूछ बैठी। बहुत अफसोस हो रहा है सलमान के साथ रिश्ता टूटने पर, वो जल ही तो गया। अफसोस मुझे नहीं बल्कि अम्मी अब्बू को हुआ है। आपसे ना जाने क्या कहकर मैंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, बस इतना कहलवाया था कि लड़की इंतहाई बदमिजाज और बदसलीका है। चूँकि इकलौती है लिहाजा नाज और नखरे भी बहुत ज़्यादा हैं और शादी के बाद शौहर को अपने घर ले जाने का मुसम्मम इरादा रखती हैं, क्योंकि फिर वालिदैन अकेले रह जाएंगे। वो मज़े से बोला और वो उसके यूँ सफ़ेद झूठ बोलने पर हैरान रह गई। बस, या और कुछ भी कहा? वो दांत पीस कर तंजिया बोली। क्यों, और भी कुछ कहना था? वो इंतहाई मासूमियत से बोला तो कुंदन का जी चाहा कि उसे समंदर में धक्का दे दे। सॉरी यार, मैंने तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन पूछोगी नहीं ये मैंने सब क्यों किया? वो अपनी खुमार आलूद निगाहें उसके चेहरे पर जमाते हुए बोझल सरगोशी में बोला। कुंदन ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इस बात का जवाब तो उसकी आंखों में साफ साफ लिखा था, नहीं पूछना मुझे। वो उसकी आंखों से खाइफ होकर बोली। शाहजहान बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम तो मुझसे मोहब्बत करने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन बाखुदा मैं तो सचमुच मोहब्बत कर रहा था और अब भी करता हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा, वो एक जज्ब से बोला। कुंदन को अपने अंदर जैसे फुलझड़ियाँ सी छूटती हुई महसूस हुई। लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे और इस मुस्कुराहट को छुपाने की खातिर वो फ़ौरन रुख मोड़ गई। कितना हसीन लग रहा था इस वक्त आसमान, जिस पर शफक की लाली तेज़ी से भर रही थी। शायद ऐसे ही रंग उसके चेहरे पर भी बिखर रहे थे, जिसे छुपाने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन शाहजहान की ज़ीरक निगाहों से वो छुप ना सकी। वैसे तुम हो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस, वो इसे सताने के गर्ज से बोला।
محبت کرنے کا کیا خوب ڈرامہ کیا تھا تم نے۔ شاہزین کے الفاظ سن کر گویا وہ جلتے توے پر جا بیٹھی۔ آپ مجھے ایکٹریس کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، مجھے واقعی آپ سے اف، یہ میں کیا کہنے جا رہی تھی؟ کندن نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ہاں آگے بولو، شاہزین نے اسے بولنے کے لیے اکسایا، لیکن کندن اس کے چہرے پر شوخی اور شرارت کے تمام رنگوں کو دیکھ چکی تھی، سو چپ رہی۔ میں واقعی رامیا کا احسان مند ہوں کہ اس کی بدولت ہی تم میری زندگی میں خوشبو بن کر آئی اور میری دنیا کو معطر کر گئیں۔ رامیا کے نام پر کندن کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کتنی بھیانک سزا دی تھی اس نے خود کو۔ کندن، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اس کی زیادتیوں کو فراموش کر دو، لیکن پلیز اسے معاف ضرور کر دو تاکہ اس کی بھٹکتی روح کو تھوڑا قرار آ جائے۔ وہ محبت اور توجہ کی ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی بہت ساری محرومیاں اس کے اندر گھر کر گئی تھیں، جس کو اس نے احساس برتری کے پردے میں چھپا لیا تھا، اور میں بھی اس سے محبت نہیں کر سکا، کیونکہ محبت تو بے خودی کا جذبہ ہے۔ ہم محبت کرتے نہیں، یہ تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ شاہزین گمبھیر سنجیدگی سے بولا تو کندن محض سر ہلا گئی۔ شاہزین، میں نے اسے بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا، بس اللہ تعالیٰ بھی اس کی مغفرت کرے۔ مخلوص دل سے بولی تو شاہزین اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا دیا۔